Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the nomenclature, classification, preparation, and the reactions of the dienes. Dienes are those compounds which have two double bonds. These two double bonds may be present alternatively. They may be the conjugated dienes, they may be the isolated diene, they may be the cumulative dienes. But generally, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम लेंगे conjugated dienes का एग्जाम्पल, और उसी के बेसिस के ऊपर हम उसकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर ये डाइन्स होती क्या है। एज द नेम रिफ्लेक्ट, डाई मीन्स टू, ENE मीन्स डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड हो, so the compounds which contain two carbon-carbon double bonds and have general formula CnH2n-2 are called as the dienes। आपकी ये एल्कीन ही है, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? These called as the dienes। तो आप उन्हें कहेंगे dienes। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाता है, मींस ये आए कहां से? अगर हम स्टैंडर्ड मान लें अपने किस चीज को, एल्केन पार्ट को, और एल्केन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एल्कीन में, फर्दर डाइईन के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है कि एडजेसेंट जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर से H को रिमूव करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये 4 कार्बन वाला एल्केन, दैट इज द साइक्लो, आपका कौन है बोलो? ये ब्यूटेन। सिंपल आपका एसाइक्लिक कंपाउंड हमने लिया, दैट इज द ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन है इसके अंदर 4 कार्बन है आपके, और इसका जनरल फार्मूला बोलो क्या होता है एल्केन्स का? CnH2n+2। अगर हम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से देखो, कौन से एडजेसेंट कार्बन? देखो ये एक इधर से हमने H और एक H इधर से, देखो इस कार्बन के ऊपर से अगर हम इन दो H को रिप्लेस कर दें, रिमूव कर दें, और यहाँ पे इनके बीच में ले आए डबल, तो देखो क्या होगा? जो CH3 है, ये CH3 क्या हो जाएगा? CH2। जो ये CH2 है बोलो क्या हो जाएगा? CH, क्योंकि एक H, एक H हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, और उनके बीच में क्या आ गया बोलो? डबल बॉन्ड। तो जनरल फार्मूला अब क्या हो जाएगा? ये है सिंपल एल्कीन, जो भी हमने आपके सामने प्रिपेयर करके दिखाई। 2 H कम हो गए, तो देखो हमने लिखा CnH2n+2 था, माइनस में 2 कर दिया, तो +2 से -2 देखो ये कैंसिल, और फार्मूला क्या बन गया? CnH2n। बोलो क्या बन गया? CnH2n। अब जो आपके पास ये अभी एल्कीन बन गई, अगर हम इसके अंदर से 2 H और हटा दें, कहां से? जो रिमेनिंग आपके 2 कार्बन थे वहां से, एक CH2 के ऊपर से देखो यहाँ से, और एक हम देखो कहां से? CH3 के ऊपर से, देखो यहाँ से जो मैंने सर्कल लगाया, यहाँ से एक एक H और हटा दे तो क्या होगा? आपके एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इस टाइप से आ गया ना डबल बॉन्ड आपका। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ? देखो फार्मूला जब आपके एक डबल बॉन्ड आया था तो फार्मूला आपका रिड्यूस होके क्या बन गया था? CnH2n। अब 2 H और कम हो गए, तो 2 H और कम करके लिख दो CnH2n-2। तो इसलिए जनरल फार्मूला क्या हो गया आपके डाइईन्स का? CnH2n-2। और डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जाता है? डबल बॉन्ड कब आता है? when the 2H are removed, the 2H are removed from the adjacent carbon atom। एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से आप 2 H हटाएंगे तभी आएगा डबल बॉन्ड। अगर नॉन एडजेसेंट के ऊपर से हटाते हैं तो आपकी बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, आपके वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये हुए आपके डाइन्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइन्स? द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू double bond two carbon carbon double bonds with the general formula CnH2n-2 are called dienes। अपने क्या कहते हैं? डाइईन्स कहते हैं। नेक्स्ट अब नोमेनक्लेचर देखते हैं डाइन्स का, आईपैक नोमेनक्लेचर। वही अब जब नोमेनक्लेचर होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट्स होते हैं? पॉइंट नंबर 1, वर्ड रूट। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन। और what is principal chain? The longest possible carbon atom chain having double bond, triple bond or the functional group are called, बोलो क्या उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन। ये पार्ट नंबर 1 होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 कौन सा होगा आपका? जो इसके आगे लगेगा सफिक्स, दैट इज द प्राइमरी सफिक्स। ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? पार्ट नंबर 2 टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन और द सैचुरेशन इन द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन जो आपने चूज की है, उस प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल, ये उसकी इंफॉर्मेशन देता है। पार्ट नंबर 3 दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स। ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, जो वर्ड रूट से पहले लगाएंगे। इट गिव्स अबाउट द इंफॉर्मेशन वेदर द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो आप साइक्लो वर्ड यूज कर देते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी ऐड नहीं करते। उसके बाद
Secondary prefix, it tells about the presence of all the remaining groups present on the principal chain except primary functional group. Primary functional group को छोड़ के और जितने भी ग्रुप आपके प्रिंसिपल चेन से अटैच है, प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम से अटैच है, आप उन सभी को कहते हैं सेकेंडरी परफिक्स। वो आपके सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, वो आपके रिमेनिंग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हमें चूज करनी है प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन देखो कौन सी है, प्रिंसिपल चेन देखो ये भी हो सकती है, देखो जो अभी मैं आपके सामने मैंने शो कर दी, दैट इज अ प्रिंसिपल चेन। ये इसी को हम प्रिंसिपल चेन क्यों कहें, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ द डबल बॉन्ड, क्योंकि इस प्रिंसिपल चेन के जो कार्बन एटम हमने यूज किए उन कार्बन एटम के अंदर आपके क्या आ गए हैं, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गए। अब देखो एक चीज और बताएं, कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हमने प्रिंसिपल चेन कुछ इस टाइप से चूज कर ली, देखो ऐसे, ये हमने प्रिंसिपल चेन ली और इसमें भी कह दिया गया, देखो फर्स्ट कार्बन, देखो फर्स्ट डबल बॉन्ड तो ये हो गया, सेकंड डबल बॉन्ड कह देंगे कि अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4 तो ये कह दिया जाता, देखो थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड तो अटैच है, नो, आपका जो डबल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन के दोनों कार्बन के बीच होना चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये प्रिंसिपल चेन का कार्बन है ये दूसरा, नो, ये प्रिंसिपल चेन का नहीं। इट मींस ये हमारी जो चूज की हमने प्रिंसिपल चेन, ये हमारी रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सी थी, जो हमने पहले ही चूज की थी, जिसके अंदर दोनों के दोनों हमारे डबल बॉन्ड आ जाए। अब ना नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग किधर से करें, देखो या हम इधर से करेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4। अगर हम ऐसे कर दे तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 पोजीशन आ गई, 3 और 4 के बीच में दूसरा डबल बॉन्ड है तो 3 आ गया, प्लस सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है बोलो, CH3 पोजीशन नंबर 2 पे, तो 2 लिख दिया। आंसर इज बोलो क्या आ गया आपका 6, दैट कॉल्ड द लोएस्ट सम रूल। आप रिवर्स डायरेक्शन से भी नंबरिंग कर सकते थे, देखो ऐसे 1 2 देखो 3 एंड 4, तो ये तो हमने नंबरिंग की देखो इधर से, जब ऐसे की, अगर हम नंबरिंग इधर से करते इस डायरेक्शन से तो बोलो क्या होता है, डबल बॉन्ड का है 1 और 2 के बीच में, देखो हमने 1 लिख दिया, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है 3 और 4 के बीच में, देखो 3 लिख दिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है CH3, इट इज एट पोजीशन नंबर 3, देखो पोजीशन नंबर 3, तो आंसर क्या आता है 7। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, लोवेस्ट सम रूल ये कहता है कि numbering will be done on the principal chain in such a way that the sum of locant should be minimum, the sum of locant should be minimum। sum of locant का मतलब होता है पोजीशन, locant का मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उन सभी लोकेंट का हमें सम करना है। जैसे यहाँ पे लोकेंट किसका देखा, एक तो 2 डबल बॉन्ड का, एक लोकेंट किसका देखा, लोकेंट का पोजीशन किसकी देखी, एक CH3 ग्रुप की हमने पोजीशन देखी, तो उनका हमने सम किया कि किस पोजीशन पे है, उनकी पोजीशन का क्या किया, सम ऑफ लोकेंट किया, कहाँ पे आया मिनिमम, वो है आपकी करेक्ट, तो ये आपकी करेक्ट हुई। और दूसरी वाली जो ये थी ये आपकी बोलो क्या हो गई, आपकी रॉन्ग हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, हम इसका नेम लिखते हैं। बोलो प्रिंसिपल चेन में कार्बन कितने 4, तो ब्यूट लिख दिया हमने। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं तो इन लिख दिया, लेकिन डबल बॉन्ड तो 2 है तो इसलिए डाई लगा दिया, डाई इन हो गया। अब पोजीशन कहाँ है, जो हमारी करेक्ट नंबरिंग थी उसमें बताओ, एक तो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में 1 पोजीशन, 3 और 4 के बीच में 3 पोजीशन, तो हमने लिखा 1,3 और आगे पीछे आपने हाइफन लगा दिया। और हमने बताया था जब कभी भी ENE YNE से आगे डाई ट्राई वर्ड लग जाए तो जो आपका वर्ड रूट होता है, जैसे ब्यूट है यहाँ पे, उसके आगे ए लिखना पड़ेगा। देखो हमने ए लिख दिया इसके आगे, ब्यूट के आगे हमने क्या लिख दिया, देखो ए लिख दिया ना, ए, तो ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया। अब एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, वो कहाँ है, जो सेकेंडरी परफिक्स है वो पोजीशन नंबर 2 पे है, कौन है वो, मिथाइल, तो हमने मिथाइल लिख दिया। पोजीशन क्या है उसकी, पोजीशन है उसकी 2, तो इसलिए हम इससे पहले क्या लिखेंगे बोलो, इससे पहले उसकी पोजीशन भी लिख दी हमने, 2 पोजीशन। क्लियर हो गया। तो ये जो रॉन्ग नंबरिंग थी उसको देखो हम हटा देते हैं, वो हमने हटा दिया। अब इसका कंप्लीट नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, तो ये हो गई इसकी नेमिंग। तो इस टाइप से जो आपके डाइइन्स हैं उसका नोमेनक्लेचर हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइइन्स। डाइइन्स कितने टाइप की हो सकती है, द डाइइन्स आर ऑफ जनरली ऑफ 3 टाइप्स। कंजुगेटेड डाइइन्स, conjugated dyes कौन होती है, the dyes in which the 2 double bond are present alternatively, or you can say the 2 double bond are separated by 1 single bond। आप डायग्राम में देख सकते हैं 2 डबल बॉन्ड के बीच में बोलो क्या एक ही सिंगल बॉन्ड है।
So the dienes in which the two double bond are separated by one single bond are called the conjugated dienes, or you can say that if the two double bond are present alternate manner, are present alternatively, are called the conjugated dienes. Next, the isolated dienes. What are isolated dienes? The dienes in which the two double bond are separated by more than one single bond. मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, तो आप इसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड डाइइन्स। आप इस स्ट्रक्चर में देखें, दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड एक से ज्यादा है। यहाँ पे कितने बोलो? 3 दिखा रखे हमने सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर। दो डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड आ गए? एक से ज्यादा मींस 3 हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको लेके दिखाए। नेक्स्ट, क्युमुलेटेड डाइइन्स। द डाइइन्स in which the two double bond are originated from the same carbon atom। देखो जो दो डबल बॉन्ड है, बीच वाला जो कार्बन है C, उसके दोनों साइड में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में डबल बॉन्ड हमने शो कर दिए। इस डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से स्टार्ट हुए। सो द डाइइन्स इन द टू डबल बॉन्ड आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड एज द क्युमुलेटेड डाइइन्स। अब ये कार्बन जिन अगले कार्बन से अटैच है उनके ऊपर सिर्फ H है, सो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एज द एलीन। आप इसे एलीन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम जो ये CH2 दिख रहे हैं दो एंड के ऊपर, अगर हम इनका H हटा दें, देखो CH2 का क्या हटा दें? कोई H और कोई और ग्रुप लगा दें, तो फिर आप उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एलीन या एलीन्स कह देते हैं। बोलो, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें देखो हमने क्या देखा? देखो ये इतना पोर्शन तो देखो वही था। देखो हमने एक एंड के ऊपर का देखो एक H हटाया, कौन सा? राइट वाले का। देखो ने उस पे सर्कल लगा रहने दिया। राइट वाले CH2 का देखो हमने H हटा के क्या लगा दिया? वहां पे देखो CH3 लगा दिया। तो सब्स्टिट्यूटेड आपकी एलीन है। तो सब्स्टिट्यूटेड एलीन्स आर एलीन, द सब्स्टिट्यूटेड एलीन इज कॉल्ड एलीन्स। उन्हें आप कॉमनली क्या कहते हैं? एलीन्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमेरिज्म इन डाइइन्स, कि डाइइन के अंदर आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि जब भी कभी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस कंपाउंड के अंदर चांसेस होते हैं कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर कंपाउंड के अंदर चले। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलने के लिए कुछ मस्ट कंडीशन है। तो पहले तो हम यही देख लें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलती क्यों है। हमने पहले एल्कीन वाले पार्ट में आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में देखो ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है तो देयर अकर्स द फ्री रोटेशन। तो उनके बीच में बोलो क्या हो जाती है? फ्री रोटेशन हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम डबल बॉन्ड बनाते हैं वो कैसे बनता है? देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। देखो ऐसे जो आपका ऑर्बिटल होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी बोलो क्या हो जाती है? ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग। तो अबो और बिलो आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, जिसकी वजह से नाउ द रोटेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड। अब रोटेशन रुक ही जाती है। तो कार्बन के देखो एक बॉन्ड पहले से था सिग्मा, एक ये पाई बन गया, दो बॉन्ड हो गए और दो इसके ऊपर देखो ग्रुप लगे हुए हैं देखो इस टाइप से। अब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई, अब रोटेशन होगी नहीं। अगर हम ऊपर HH लगा दें, नीचे Cl लगा दें, तो ये तो सिस फॉर्म बन गई, बिकॉज द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। देखो जो हमने अभी दिखाए हैं ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये पाई बॉन्ड देखो इस टाइप से बन चुका है। अगर इसको इन और भी अच्छे से हम लिखें इसको, ऊपर तो हमने ऑर्बिटल की फॉर्म में शो किया था पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई? सिस फॉर्म बन गई आपकी। लेकिन कुछ कंपाउंड, ये तो है सिंपल आपकी एल्कीन, अब हम बात कर रहे हैं डाइइन्स की। डाइइन्स का मतलब जिसमें आपके दो डबल बॉन्ड आ गए। तो इस कंपाउंड को जैसे मैंने कहा कि आप इसको सिस कह देंगे। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे अगर हम सिंपल एल्कीन आपको फिर लेके दिखाते हैं, मान लीजिए हम ऐसी एल्कीन ले लें जिसके अंदर आपके HH लगा दिया, देखो यहाँ पे हमने H और Ca लगा दिया। तो इस कंपाउंड के अंदर आपकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की वजह से, लेकिन अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्योंकि कंडीशन क्या थी कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं उनके ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखो इसके ऊपर तो ठीक है 2 डिफरेंट एटम है, एक H एक Cl है, लेकिन यही दोनों एटम H और Cl दूसरे कार्बन के ऊपर नहीं, वहां पे दोनों सेम हो गए। तो इसलिए हम बता ही नहीं पाएंगे। वो बात है कि सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। देखो ये H किसकी साइड में? H की साइड में भी है, और H की साइड में देखो ये नीचे की साइड में भी आपका H दिख रहा है। तो इट मींस यहाँ पे हम सिस और ट्रांस के बारे में बता ही नहीं पाएंगे कि वेदर दिस कंपाउंड हैज द सिस और ट्रांस। इसके अंदर ना तो सिस आइसोमेरिज्म है ना ट्रांस। मींस ये जो एल्कीन है इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम लेते हैं एग्जांपल डाइन्स का। देखो ये डाइन का हमने एग्जांपल लिया, अब इसमें दो दो डबल बॉन्ड आ गए। अब बड़े ध्यान से देखें, अगर हम इसके कंपाउंड के अंदर अगर हम नंबरिंग करते हैं किसी भी एंड से, तो किसी भी एंड से कर दे क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड हमने लिया है। मान लीजिए मैं ऐसे कर देते 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और एक ये 8। तो लॉन्ग चेन में कितने हो गए? 8 कार्बन एटम आपके हो गए।
तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड इसका नाम क्या हुआ, 8 कार्बन है तो आप ऑक्ट बोलेंगे इसे, ऑक्ट। इसमें डबल बॉन्ड है तो आप इसके आगे ENE लगा देंगे, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो आप डाई लगा देंगे, डाई इन। अब डबल बॉन्ड का है 2 और 3 के बीच में तो 2 लिख देंगे आप, 6 और 7 के बीच में तो 6 लिख देंगे आप, आगे पीछे आप हाइफन लगा देंगे, ऑक्टा ऑक्ट के आगे ए लगा देंगे क्योंकि डाई आ चुका है यहाँ पे, या डाई ट्राई कुछ भी आए तो वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं। उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो इसका नाम हो गया ऑक्टा 2,6 डाइइन। क्या नाम है इसका, ऑक्टा 2,6 डाइइन। अब इसके अंदर हमें देखना है सिस और ट्रांस। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे देखते हैं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या दिख रहा है, द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑफ द सेम साइड। देखो H और H सेम साइड में, तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो जो आपकी आइसोमेरिज्म है वो कौन सी है, सिस। अब हम चलते हैं 6 और 7 के बीच में। यहाँ पे क्या है, देखो आपका जो एक H है वो आपके देखो अपोजिट साइड में है, दूसरे के दोनों H आपके एक ही साइड में नहीं, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस बोलो कौन सा आइसोमेरिज्म है, बोलो ये ट्रांसफॉर्म है ये आपकी। तो इस एक ही कंपाउंड के अंदर अक्रॉस द टू डिफरेंट डबल बॉन्ड आपकी जो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो एक जैसी नहीं है। जो पोजीशन नंबर 2 है, 2 3 के बीच जो डबल बॉन्ड है वहां पे सिस फॉर्म है, और 6 और 7 के बीच में वहां पे आपकी ट्रांसफॉर्म है। तो इट मींस आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपके जिस भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो हर एक डबल बॉन्ड के ऊपर आपको चेकआउट करना है कि वहां पे पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलेगी या नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो वो सिस है या ट्रांस। लेकिन इसके साथ एक चीज और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, देखो ध्यान से देखना, यही स्ट्रक्चर में देखो दोबारा आपके सामने ड्रा करता हूँ। ये CH3 मैंने C लिखा, ये डबल बॉन्ड C, फिर CH2 लिखा मैंने, उसके बाद आगे से फिर से देखो वही सेम उसी टाइप का एग्जांपल लेंगे CH2, फिर मैंने ये C लिखा, और C के ऊपर देखो इस C को देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ, तो ये C लिखा मैंने, इसके आगे देखो फिर से डबल बॉन्ड, तो इस पे मैंने CH3 लिखा। अब अगर हम ग्रुप ही बिल्कुल अलग अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक साइड में लगा देता हूँ H और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ देखो Br, ऐसे ही इसके अंदर मैं एक साइड में लगा दूं H और दूसरी जगह पे मैं लगा देता हूँ मान लीजिए Br, या आयोडीन लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, बताओ वो क्या थी, वो ये थी, देखो फिर से देखो कि जो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए जैसे H और Cl, दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी वही दो ग्रुप होने चाहिए, एक H और एक Cl, इस टाइप से, तभी हम बता सकते हैं सिस और ट्रांस। जैसे अभी मैंने जो लिखा इसमें H और H देखो सेम ग्रुप आर ऑन डिफरेंट साइड, तो अब आप इसको ट्रांस कह देंगे। पहले जो स्ट्रक्चर मैंने ली थी देखो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, वो आपकी सिस थी। तो मीन्स एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो दो ग्रुप ड्रॉ करते हैं आप H और Cl, जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो वही दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर होने जरूरी है सिस और ट्रांस के लिए। लेकिन जो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने लिया इसमें आप देखो क्या है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं कार्बन एटम नंबर 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक 8, तो आपने पढ़ा था ना आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कि फिर आपके दूसरे टाइप का नोमेनक्लेचर आता है, उस नोमेनक्लेचर को आप कहते हैं दैट इज द EZ नोमेनक्लेचर। बोलो वो कौन सा आता है आपका, EZ। तो जो EZ नोमेनक्लेचर आखिर है क्या, अब इसमें कैसे हम E और Z कहें। तो जो आइसोमेरिज्म हम देखते हैं डाइन्स के अंदर वो आप सिस ट्रांस भी देख सकते थे जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर सिस ट्रांस ना बन पाए बात, जैसे अभी मैंने बताया उसके लिए तो कंडीशन थी आपको बताई गई, तो फिर हम EZ देखते हैं। तो E और Z कैसे देखते हैं, EZ देखो ऐसे देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन के ऊपर H लगा दिया, एक पे Cl, और एक साइड में मान लीजिए मैंने Br लगा दिया, एक साइड में मैंने I लगा दिया, देखो इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि you will now check the priority of the group present on each of the doubly bonded carbon atom। तो आप सेपरेटली ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप अटैच है उनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री बताया गया था, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। अगर हम यहाँ पे देखें एक कार्बन जिस पे H और Cl है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, H का या Cl का, Cl का, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे देंगे और H को दे देंगे प्रायोरिटी नंबर 2।
अब दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखें, कार्बन के ऊपर Br और I अटैच है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल द प्रायोरिटी। तो इस पे हम कहेंगे इसको नंबर 1, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और इसकी प्रायोरिटी नंबर 2। अब क्या हुआ, E और Z कैसे कहते हैं, इफ द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड लाइक इन दैट एग्जांपल, अब उसे कहते हैं Z आइसोमर। Z का मतलब जुजेवन, जुजेवन का मतलब टुगेदर, तो ये Z आइसोमर बन गया। बोलो क्या बन गया आपका, Z आइसोमर कहेंगे, Z फॉर्म बन गई आपकी। अगर इसे रिवर्स हम कर देते, देखो इसी टाइप से बिल्कुल सेम एग्जांपल में ले लेता हूँ, इसमें ऊपर में Cl कर देता हूँ, नीचे H कर देता हूँ और दूसरे कार्बन के ऊपर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर मैं सेम चीज रहने देता हूँ। आयोडीन की प्रायोरिटी 1 है, Br की 2 है, जैसे मैंने बताया था, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। Cl की प्रायोरिटी 1 है और आपकी H की 2 है। मींस यू विल चेक द प्रायोरिटी सेपरेटली, यू विल सेपरेटली चेक द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप ऑन ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। आप ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 इकट्ठा कर देना, एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर दो ग्रुप, उनकी प्रायोरिटी 1 2 करेंगे एक से दूसरे पे। अब बताएं क्या है, द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, सो इट इज द ई फॉर्म। बोलो क्या बन गई आपकी ई फॉर्म। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो एग्जांपल हमने अभी ड्रा किया आपके सामने, आप उसकी प्रायोरिटी बताएंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं उस डबल बॉन्ड को जो 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है। बोलो उसके ऊपर कौन कौन प्रेजेंट है, पहले जो कार्बन एटम नंबर 2 है उस पे चेक करते हैं। बोलो कार्बन एटम नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक तो H अटैच है, देखो H का एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे जो CH3 अटैच है, बोलो कौन अटैच है यहाँ पे, CH3। तो C2 जो कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच कौन है, C ही अटैच। जो C2 कार्बन है, आप ये नहीं कहेंगे इसमें CH3 में क्या अटैच है। देखो अगर मैं थोड़ा ओपन फॉर्म में आपके सामने लिख दूं तो ताकि आप अच्छे से समझ पाए, देखो ऐसे मैंने CH3 को कुछ ऐसे लिख दिया, तो ये कार्बन एटम नंबर देखो 1 था आपका। तो ये C2 जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये बोलो किससे अटैच है, यहाँ पे H से और यहाँ पे C से अटैच है। देखो तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का क्या है 6 है, तो इसलिए प्रायोरिटी नंबर 2 तो H को मिलेगी और प्रायोरिटी नंबर 1 किसको मिलेगी, बोलो इस कार्बन को जो CH3 वाला था। मैं इसको दोबारा कंडेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आपका CH3 था, ये नंबरिंग की थी 1 2 3, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। क्लियर हो गया। आप दूसरे पे चलते हैं, कार्बन एटम नंबर 3 पे। साफ साफ दिख रहा है कार्बन एटम नंबर 3 पे एक साइड में Br अटैच है और इधर कौन अटैच है, देखो डायरेक्टली ये CH2 देखो वाला C, देखो ये C। तो Br को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी और जो C है ये CH2 वाला, देखो नीचे वाला पार्शियल, उसको प्रायोरिटी नंबर क्या मिलेगी, बोलो 2। अब देखो क्या हुआ, देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें बोलो कौन प्रेजेंट है, देखो इधर 1 प्रेजेंट है और इधर बोलो कौन है 2। मींस सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, सेम साइड में तो 1 2 हो गए आपके। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, दैट इज द ई फॉर्म। बोलो क्या बन गई है आपकी ई आइसोमर, ई फॉर्म है इधर। तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो ई आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हम दूसरे डबल बॉन्ड के ऊपर चलते हैं जो 6 और 7 के बीच में है। वहां पे उसी टाइप से देखिए, पहले 7 वाला देखते हैं। 7 वाले पे कौन अटैच है, बोले तो Br अटैच है और दूसरा CH3, CH3 का तो C अटैच है डायरेक्टली। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी नंबर 1 और CH3 का C एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 हो गई। तो अब हम देखते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम नंबर जो 6 है उससे कौन अटैच है। देखो इस कार्बन के ऊपर एक साइड में तो देखो H अटैच है और दूसरी साइड में CH2 का C अटैच है। तो किसका, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे कार्बन को क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन को इसको हम 2 देंगे। अब देखो क्या हुआ, अब इस C6 और C7 वाला देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। देखो इधर प्रायोरिटी नंबर 2, इधर भी प्रायोरिटी नंबर 2, तो ये क्या बन गई, जेड फॉर्म बन गई। क्या बन गया आपकी, जेड फॉर्म। क्लियर हो गया आपका। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये नाम लिखेंगे इसका, बोलो नाम तो वही होगा, देखो जो हमने ऊपर लिखा था, बोलो क्या नाम है, वही ऑक्टा 26 डाइईन, ये तो इसका आईपैक नेम हो गया। और इसकी कॉन्जुगेशन क्या है, पहले जो लोएस्ट नंबर है उसका लिखेंगे ई और जेड, लेकिन इसमें भी हम नंबरिंग कर देते हैं। देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, ई फॉर्म किसकी आई है, उस डबल बॉन्ड की जो 2 और 3 के बीच में लोएस्ट नंबर क्या है 2 देंगे डबल बॉन्ड को, तो मैं ऐसे लिख देते हैं 2e, फिर कोमा लगा के बोलो क्या लिख देंगे, जेड जो फॉर्म आई है कौन से डबल बॉन्ड की, जो 6 और 7 के बीच है, लोएस्ट नंबर 6 है, तो क्या लिख देंगे 6z, यानी इस टाइप से ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे। तो 2e6z, दैट इज द आंसर, दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इसका जवाब है। एग्जाम में कई बार क्या हो जाता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं। आपने आपके स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर का जब आपने टेस्ट दिया हो या आपके एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आया हो, तो आया भी होगा ऐसा कि तो फिर आपको लिखना पड़ता है, पोजीशन साथ में बतानी पड़ती है अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो, कि 2e, 6z है
या क्या पता 6E2Z किधर से आपने नंबरिंग किया, आप खुद नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4 6 आपकी प्रिंसिपल चेन के ऊपर, और फिर आपकी नंबरिंग ऊपर दिखनी चाहिए जैसे अभी दिख रही है, और फिर उसी बेस पे तो आप नीचे आंसर लिखेंगे 2E, 6Z जो हमने लिखा, तो वो क्यों लिखा। तो ये थी आइसोमेरिज्म किसके अंदर बोलो, आपके डाइईन्स के अंदर। तो ऊपर वाली बोलो कौन सी थी, सिस फॉर्म, और दूसरी बोलो क्या थी, ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर हमने देखी थी। नीचे वाले में ई और जेड हमने देखी। नेक्स्ट हम हमारे बड़े सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं कि जो आपके एल्कीन हुए, एल्काइंस हुए, डाइईन्स हैं या साइक्लोएल्कीन्स हैं, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो ये रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए, सिंपल एल्कीन ले लें आप, तो सिंपल एल्कीन में क्या दिख रहा है आपको, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या, जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं उनकी बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी कैसे, फार्मूला वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन ने देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है, एक इधर, एक पाई है, और सी से जो H अटैच है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं, तो आंसर 3, 3 + 0 में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 आंसर आया। तो बोलो क्या लिख दिया आपने, sp2, और sp2 है तो बोलो परसेंटेज, ये जो लिख रखा है दैट इज द परसेंटेज एस करेक्टर, ये परसेंटेज एस करेक्टर, क्या बोलो परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर बोलो कितना आ गया इसमें, 33% है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्काइन, एल्काइन के अंदर बोलो क्या है, आपके हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे भी, क्योंकि पाई बॉन्ड एल्कीन में तो सिर्फ एक ही था पाई बॉन्ड, यहाँ पे तो दो दो आपके पाई बॉन्ड, और इसके अंदर 50% एस करेक्टर होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है, sp, क्योंकि इसमें कार्बन किसी भी कार्बन को ले लें आप, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ही सिग्मा है यहाँ पे, दो तो पाई बॉन्ड है, ऐसे ही इधर, तो किसी भी कार्बन को देखें तो इसमें एक कार्बन को तो हाइब्रिडेशन बोलो क्या आएगी, sp, तो 50% एस करेक्टर है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, अपनी पाई इलेक्ट्रोनेसिटी को इंटेक्ट किए रखेगा, पकड़े रखेगा, इजिली डोनेट नहीं करेगा। वो तो बात की बात है कि कौन ज्यादा रिएक्शन शो करता है, किस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा चलती है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते ही क्यों है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए दिखाते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक इनके पास क्यों करता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसी होती है, इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। देखो आप ये जानते हैं ना इस टाइप से कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने HCl लिखा, तो HCl में H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है जैसे ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, इसको ये पॉजिटिव लिख दिया, जो Cl नेगेटिव है आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। तो जो आपके एल्कीन हुए या एल्काइन हुए उन पर अटैक कौन करेगा, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है यहाँ पे, जैसे HCl में H पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक ही रिएक्शन ये दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइईन, डाइईन के अंदर भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वही डबल बॉन्ड है, तो sp2 करेक्टर 30, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 33% एस करेक्टर हो गया। साइक्लोएल्कीन को देख लें, इसमें भी देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड आते ही साथ, और 33% एस करेक्टर है। अब ये जितने भी कंपाउंड इन सभी के पास क्या है, they all have localized high pi electron density between the carbon carbon double bond or the carbon carbon triple bond except in case of the dienes, डाइईन्स के अंदर ही सिर्फ क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लोकलाइज नहीं है, देखो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अगर आगे शिफ्ट हो जाएं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये आगे फर्दर इस कार्बन के पास आ जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। लेकिन फायदा सिर्फ इतना है कि जिसकी वजह से जो बैक कार्बन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लास्ट वाला जो कार्बन जिसकी तरफ फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, तो देर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, रिंग के अंदर ये आपकी रेजोनेंस प्रोसेस नहीं चली, तो इसलिए एसाइक्लिक कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन मींस, इसीलिए इसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होगी। तो इसलिए इन सभी कंपाउंड के अंदर क्योंकि हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो हु विल अटैक, कौन करेगा अटैक, आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसी अटैक करेगी, वो कौन है, जैसे HCl का एग्जांपल है कि मैंने नीचे बताया, तो इलेक्ट्रोफाइल है, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक इन ऑल दीस केसेस, सो ऑल दीस कंपाउंड विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो अब इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक होते हुए दिखा देते, देखो ये पॉजिटिव हमने लिखा ना एल्कीन के अंदर, तो अटैक हो गया देखो उसका। आप एक चीज का ध्यान रखें, देखो मैंने एरो किधर दिखाया, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ टेल है और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एरो आया है, मींस मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ही होगी, तो मूवमेंट हमेशा किसकी दिखाएंगे, आप एरो उल्टा दिखा दे। नेक्स्ट में देखो इलेक्ट्रोफाइल लिखा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती हुई दिखाई इलेक्ट्रोफाइल की तरफ।
अब डाइन्स में देखे इलेक्ट्रोफाइल लिखा मैंने ई पॉजिटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट होती हुई दिखाई। अब साइक्लो एल्कीन में देखो मैंने ई पॉजिटिव लिखा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती हुई दिखाई। तो मीन्स आप रिवर्स मत एरो दिखा देना कि ऑपोजिट देखो इस टाइप से, मैं साइक्लो एल्कीन में जैसे दिखाऊं, आप एरो ऐसे मत दिखा देना, उल्टा देखो ऐसे रिवर्स करके देखो ऐसे मत दिखा देना, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो एरो हम दिखाते हैं इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? जिसके पास है, किसको दिया जा रहा है उसकी तरफ एरो है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दे विल ऑल शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्दर in all these compounds, alkene, alkyne, dienes or the cycloalkenes all have the double bond or the triple bond, means multiple bond in between the carbon and carbon atom, means between the same atoms, so all will show the addition reaction। जब कभी भी आपके multiple bond होता है दो एटम के बीच में, तो वो हमेशा ही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, विद सम एक्सेप्शन लाइक दैट ऑफ द बेंजीन, क्योंकि वहां पे आपकी साइक्लिक कंजुगेशन होती है। लेकिन डाइन्स के केस में मैंने वही आपको पहले बताया था, यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, ए साइक्लिक है, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। और देखो जो अगर हम बेंजीन लेते, देखो ऐसे बेंजीन के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे अगर हम डबल बॉन्ड देखो ऐसे दिखा देते, और जब हम मूवमेंट दिखाते देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड ये आगे शिफ्ट, इसके 5 बॉन्ड फिर ये आगे शिफ्ट, तो इस टाइप से जब ये हम रेजोनेंस प्रोसेस शो करते तो सिर्फ क्या हुई है, डबल बॉन्ड की देखो पोजीशन चेंज हुई है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, लेकिन देयर अकर्स नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज भी नहीं हुआ। प्लस इसमें हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भी हम हेल्प लेते हैं कि ये एरोमेटिक है आपका कंपाउंड, तो इसीलिए आपके जो बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, जो साइक्लिक कंजुगेशन ये चली हुई थी ये नहीं चल पाएगी। तो साइक्लिक कंजुगेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है बेंजीन को, क्योंकि जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। इसलिए आपने देखा होगा बेंजीन रिंग को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हम सर्कल से देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, के पाई इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो घूमते रहते हैं। तो इस निकली हुई एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, प्रोसेस रेजोनेंस है, और एनर्जी जरूर निकलेगी क्योंकि मूवमेंट हो रही है, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस निकली हुई एनर्जी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, खुद की एनर्जी कम, और एनर्जी कम सिस्टम की तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसीलिए हम बेंजीन के केस में जो किसी भी एक डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो एडिशन रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड एक भी तोड़ दिया, देखो मैं एक तोड़ के दिखाता हूँ, ऊपर वाली स्ट्रक्चर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड हम तोड़ दें, देखो ऐसे हटा दिया मैंने, देखो स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्या अब आपकी साइक्लिक कंजुगेशन चलेगी? इसमें नहीं, देखो डबल सिंगल डबल आगे सिंगल सिंगल सिंगल, अब साइक्लिक कंजुगेशन नहीं चलेगी। इट मींस आपके बेंजीन एडिशन रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करता, ये नहीं दिखाएगा क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए आपने इन सभी में देखा, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक भी रिएक्शन होगी और एडिशन रिएक्शन भी होगी। सो ऑल दीज कंपाउंड शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जितने भी डबल बॉन्ड है आपके, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो साइक्लिक कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए ऑल कैन शो द एडिशन रिएक्शन। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो भी आपके एल्कीन, एल्काइन, डाइन्स हैं, इसमें एडिशन रिएक्शन किस में फास्ट चलेगी। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो जैसे हमने पीछे आपको बता ही दिया, यहाँ पे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 33% s कैरेक्टर है। इलेक्ट्रोफाइल इस आराम से इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करती जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेप से डोनेट करें तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कार्बोकेटाइन बन गया है, कि जो कार्बोकेटाइन बना वो कैसा कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से, इट मींस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो कैसा कार्बोकेटाइन बना, बोलो यहाँ पे दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एल्काइन में। दूसरी बात, जो एल्काइन है इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp है, 50% s कैरेक्टर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस एल्कीन वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली हेल्ड करे रखेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली हेल्ड करे रखेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, उसको इजिली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं करेगा। तो बोलो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एल्कीन या एल्काइन वाला? एल्काइन वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, 50% s कैरेक्टर की वजह से, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली हेल्ड करे रखता है और इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ और इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके एल्कीन की बजाय कम चलती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसमें कम होगी। अब मान लीजिए डोनेट कर भी दिया देखो इस स्टेप से, तो कार्बोकेटाइन भी बन गया। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, लेकिन हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है यहाँ पे sp, जो पहले कार्बोकेटाइन बना था बोलो आपके एल्कीन से उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है sp2, वही तो हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज वाला, ये कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों कैसा मैंने बताया था आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये आपका sp वाला, और sp2 वाला बोलो क्या है आपका, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। और ये बेसिक फैक्ट है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबलाइज होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज stabilized to a large extent as compared to the positive charge on the more electronegative carbon atom। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर नंबर 2 कार्बोकेटाइन है वो आपका लेस स्टेबल होगा और आपका जो कार्बोकेटाइन नंबर 1 है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं डाइईन्स के अंदर। डाइईन्स के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसी टाइप से देखो इलेक्ट्रोफाइल ने देखो अटैक भी किया, उसके बाद आपका ये कार्बोकेटाइन भी बन गया। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना ये उसी टाइप से आपका जैसे हमने पहले देखा था, ये आपका sp2 ही हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन है एल्कीन की बजाय, जैसे एल्कीन में था, और उसी टाइप से ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज रहता है। तो इतना तो आपने देख ही लिया, आउट ऑफ दीज 3 कार्बोकेटाइन कौन सबसे कम स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल कौन है, आपका कार्बोकेटाइन नंबर 2, दैट इज द लीस्ट स्टेबल। ये क्या होगा, दैट इज द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब जो बच गए कार्बोकेटाइन नंबर 1 और के कार्बोकेटाइन नंबर 3 दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्या है, जो कार्बोकेटाइन नंबर 3 है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिल गई ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज द कार्बन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट अल्टरनेटिवली विद द डबल बॉन्ड। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन alternatively with the आपके डबल बॉन्ड there occurs the resonance process and there occur more dispersal of positive charge। देखो ये रेजोनेंस प्रोसेस चली और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल हो गया, तो डिस्पर्सल की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। मोर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर विल द स्टेबिलिटी। सो कार्बोकेटाइन नंबर 3 is more stable than the carbocation number 1 due to the dispersal of positive charge by the resonance process। तो अब हम देखो जो बातें मैंने बताई, अब हम उसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। क्या आफ्टर डोनेटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तीनों ही केसेस में जब वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन नंबर जो 3 बनता है इट स्टेबलाइज टू द लार्ज एक्सटेंट, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ है, क्यों है, ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय द रेजोनेंस, देन द कार्बोकेटाइन नंबर 2 एंड द 1। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो कौन हो गया, कार्बोकेटाइन नंबर 3। तो ये हो गया आपका मोस्ट स्टेबल। बोलो कौन हो गया आपका मोस्ट स्टेबल। इसके बाद फर्दर जो कार्बोकेटाइन नंबर 1 है ये ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन नंबर 3 आपके 2 से। वो क्यों, क्योंकि इन कार्बोकेटाइन नंबर 1 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, व्हाइल इन कार्बोकेटाइन नंबर 2 द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन एटम है जिसके अंदर 50% s कैरेक्टर है। इसलिए ओवरऑल जो आपकी रिएक्शन होगी कौन अपने किसके अंदर इजीली चलेगी, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन इजीली बन गया, मोर स्टेबल बन गया, वो कौन है, डाइईन्स वाला। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुए टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द डाइईन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्कीन्स एंड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन द एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइंस में सिंपली अगर कंपैरिजन करना आ जाए तो सिंपली जो डायरेक्ट हमने पहली स्टेप लिखी थी उसी के बेसिस के ऊपर भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि डाइईन को भी हमें एक्सप्लेन करना था कंटिन्यूटी में, इसलिए हमें कार्बोकेटाइन की हेल्प लेनी पड़ी यहाँ पे। अदरवाइज विदाउट द हेल्प ऑफ कार्बोकेटाइन भी आप सिंपल एल्कीन और एल्काइन का जवाब दे सकते थे। कैसे, कि जो एल्काइन है उसके अंदर हमने क्या बताया था ऊपर, कि जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड 50% s कैरेक्टर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल टाइटली हेल्ड। इसलिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोलो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ये यहाँ पे टाइटली हेल्ड है। बोलो इसके अंदर बोलो क्या है, इट इज टाइटली हेल्ड, टाइटली held by more electronegative carbon atom, more electronegative triply bonded
ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। और आपके एल्कीन में क्या है, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड is held only by the less electronegative doubly bonded carbon atom, so who will easily donate the pi electron cloud? alkenes वाला जो pi electron cloud है वो easily donate हो जाएगा as compared to the alkyne वाला pi electron cloud। तो इसलिए alkene और alkyne में आए तो सिंपली आप ऐसे जवाब भी एग्जाम में दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन, आपकी डाइईन्स की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को याद करने से पहले आप एल्कीन वाले पार्ट को जरूर याद करके आए, उसको जरूर पढ़ के आए, उसी के बाद ये आपको प्रिपरेशन बिल्कुल इजी नजर आएगी, क्योंकि टेक्निक वही रहनी है। हमें प्रिपेयर करना है, जैसे कि ये कंजुगेटेड डाइईन हम ले लेते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। अगर हम ये ले लें तो आप खुद सोचे, एल्कीन पार्ट आपने याद कर लिया होगा, तो आप खुद सोचिए हम क्या करें, दो डबल बॉन्ड कैसे आए। देखो आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें किसी भी एंड से, देखो 1 2 3 4, देखो इस टाइप से, तो क्या होगा, जो ये CH2 लिखा, अगर हम इसका एक H हटा के इसको नीचे की तरफ शो कर दें ऐसे H, इसका भी H हटा के नीचे की तरफ H शो कर दें हम, तो देखो क्या होगा, अगर हम एल्कोहलिक H डाल दें तो क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर से H, दूसरे कार्बन के ऊपर से बोलो क्या, Cl। देखो ऐसे HCl, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दो कार्बन के बीच। ऐसे ही यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, एल्कोहलिक H जब हम डालेंगे फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड बन गया आपका ब्यूटा 1,3 डाइन। तो कौन लिया रिएक्टेंट आपने, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये ना लेके अगर हम देखो ये ले ले रिएक्टेंट, तो फिर क्या होगा, इसमें भी वही बात है, 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के अंदर उसी टाइप से जो ये CH2 है इसका एक H हम नीचे दिखा दें, ऐसे ही जो ये CH2 है इसका एक H हम देखो नीचे दिखा दें, तो अभी कोई बात नहीं, एक कार्बन से H लॉस होगा, दूसरे कार्बन से बोलो क्या, Cl, एल्कोहलिक H की प्रेजेंस में। ऐसे ही नेक्स्ट एक कार्बन से H और अगले कार्बन से बोलो क्या, Cl लॉस होगा, एल्कोहलिक H की प्रेजेंस में, वही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ब्यूटा 1,3 डाइईन। अगर हम ये ले लेते हैं देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो अब इसमें क्या होगा, उसी टाइप से देखो लास्ट एंड वाले जो कार्बन एटम है CH3 उसका देखो एक H हम ऐसे दिखा दें, ऐसे दूसरे एंड के ऊपर से हम देखो इस टाइप से H दिखा देते हैं, तो वही एक कार्बन के ऊपर से H, तो साथ वाले कार्बन से बोलो क्या, Cl इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट एक कार्बन से Cl, अगले से H, तो बोलो क्या, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से आपके डाइईन्स बन जाते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइईन। इन सभी में हमने डाला क्या, एल्कोहलिक H, बोलो क्या डाला, एल्कोहलिक KH। मैकेनिज्म हम पहले ही सीख चुके हैं इसका। तो चाहे आप 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन लें, चाहे 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन लें, चाहे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन लें, हर एक के अंदर आप एल्कोहलिक H डालें, आपकी रिएक्शन चलेगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन चलनी है इन ईच ऑफ द केस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और HCl लॉस होगा हर एक के अंदर से, H एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा, बोलो Cl। यहाँ पे इसके अंदर एक चीज और आपको बता दें, बेस कौन है, कई बार मान लीजिए पूछ लिया जाता है एल्कोहलिक KH में जो अटैक करेगा, एल्कोहलिक KH के अंदर क्योंकि अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अंदर बोलो कौन सा पार्ट है, देखो मान लीजिए इथेनॉल ले रखा आपने, C2H5O नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव, और KH से क्या मिलेगा हमें, KH हमें देगा यहाँ पे K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, देखो ऐसे, तो यहाँ से देखो OH नेगेटिव है आपका, तो लेकिन OH नेगेटिव और ये C2H5O नेगेटिव में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, C2H5O नेगेटिव। तो ये जो C2H5O नेगेटिव है यही यहाँ पे बेस का अटैक करेगा और इसी की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसकी बजाय अगर हम एक्वस KH ले लेते तो क्या होता, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती, फिर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। अगर आप एक्वस KH लेते, क्योंकि एक्वस KH में, एक्वस मींस वाटर, वाटर में OH नेगेटिव आयन होते, तो KH में भी OH नेगेटिव, वाटर में भी OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करता, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता, मींस जितने भी ये Cl लगे हुए हैं रिएक्टेंट में, Cl हट के वहां पे सिर्फ OH आ जाता, आपके डाइओल्स बन जाते, लेकिन आपके ये डाइईन्स नहीं बनते। तो इसलिए डाइईन्स बनाने के लिए आप एक्वस KH यूज नहीं करेंगे, कौन सा KH आप यूज करेंगे, एल्कोहलिक KH, और जिसकी वजह से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी और आपके डाइईन्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोब्यूटेन को। हर कार्बन के ऊपर Cl है, तो बोलो क्या करें, इन दोनों Cl को देखो एडजेसेंट कार्बन एटम वालों के दोनों Cl को ले जाए कौन, जिंक, जिंक डस्ट अगर हम डालें ZnCl2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले दोनों Cl को ले जाए Zn उसी टाइप से, तो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जिंक डस्ट के साथ अगर आप हिट करते हैं तो साइड प्रोडक्ट तो आपका जिंक क्लोराइड निकल जाएगा ZnCl2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मींस ब्यूटा 1,3 डाइईन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूटा 1,3 डाइआइन ले लिया हमने, क्या ले लिया, ब्यूटा 1,3 डाइआइन। देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं इसमें, देखो ऐसे 1 2 3 एंड 4,
तो 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट लिखा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE के आगे डाई लगा दिया, डाई आया तो इसलिए ब्यूट के आगे A लगा दिया। पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की 1 और 2 के बीच तो 1 हो गई, अगला ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है तो 3 हो गई। सो इट इज द ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटा 1,3 डाइईन के अंदर, तो सिलेक्टिव रिडक्शन करनी होगी। कौन से थे रिएजेंट? प्लेडियम BSO4 में सल्फर या क्विनोलिन, जो सल्फर है पॉइजनिंग एजेंट का काम करता है, पार्शियल रिडक्शन करवाएगा, रिएक्शन को आपके एल्कीन स्टेज के ऊपर रोक देगा। या आप Na/NH3 लिक्विड अमोनिया जो आप डालते हैं तो ये भी आपके उसी टाइप से रिएक्शन चलनी होती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ब्यूटेन 1,3 डाइऑल से कैसे करें प्रिपेयर। इसमें भी बड़ी सिंपल बात है, जैसे आपने हेलोजन्स लिए थे तो यहाँ पे क्या है, Cl की जगह OH आ गया, तो जो आपके कार्बन है उनके ऊपर देखो हम क्या करें, CH2 का देखो हमने H ले लिया, यहाँ पे भी एक H हटा के देखो हमने ये H लिख दिया, देखो नीचे, तो क्या लॉस होगा, एक कार्बन से H, दूसरे कार्बन से बोलो क्या, OH, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एक कार्बन से H, अगले कार्बन से बोलो क्या, OH, मींस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसे ही जो पॉसिबिलिटी है आपके वाटर की, जो हमने OH ग्रुप लगाए हैं, जैसे हमने हेलोजन लगाए थे वहां पे 3 तरह के आपने रिएक्टेंट ले लिए थे, देखो 1,4, 1,3 और 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ऐसे आप यहाँ पे भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, हमने सिर्फ एक ही लिखी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मींस डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या डाला आपने, आपने यहाँ पे क्या डाला, एसिड डाल दिया थोड़ा एट द टेम्परेचर ऑफ 443, या आप एल्यूमिना डाल सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 633, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर लॉस होगा और इस तरह से डाइईन बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं 1, 2, 3, 4 टेट्रा आयोडोब्यूटेन। जो आपने 1, 2, 3, 4 टेट्रा क्लोरोब्यूटेन लिया उसमें आपको जिंक डस्ट डालना पड़ा था क्योंकि Cl का साइज छोटा है। यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4 टेट्रा आयोडोब्यूटेन ले तो अगर आप सिंपली हीट कर दें तो ड्यू टू द बल्की साइज ऑफ द आयोडीन, जो आई लगे हुए हैं ये 4 आयोडीन, इनका बल्की साइज की वजह से, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इजीली आपके कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड का क्या हो जाएगा, बोलो क्लीवेज, और जिसकी वजह से देखो ये आपके लगे हुए हैं, देखो ये आयोडीन यहाँ पे, ये आई है आपके सारे, तो ये सारे आपके आई हैं यहाँ पे, तो क्या लॉस होगा बोलो, यहाँ से I2 देखो एडजेसेंट कार्बन से तो डबल बॉन्ड आ गया, नेक्स्ट भी देखो यहाँ से I2 लॉस होगा, देखो इस टाइप से, तो फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ब्यूटा 1,3 डाइईन आपकी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं इसको सिंपल आपकी इथाइन से, बोलो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, इथाइन से। तो इथाइन को ब्यूटाडाइन में कैसे कन्वर्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन की हमने किसके साथ, आपके इथेनॉल के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की, और देखो कैसे चली रिएक्शन। ये तो बड़ा बेसिक फैक्ट है कि जो कार्बन ग्रुप है उसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। अब होगा क्या, जो आपके बेस है, बेस क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन हमने ले रखी है, टर्मिनल एल्काइन जो होती है इनके अंदर जो कार्बन है, बोलो इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, इसकी हाइब्रिडेशन है sp, और करेक्टर बोलो कितना है, पीछे भी हमने पढ़ा था 50% एस करेक्टर होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन बेस डाल दें तो क्या होगा, ये मोर इजिली कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और H लॉस हो जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में। लेकिन अगर हम बाहर से बेस डाल दे, जैसे हमने बेस डालते हुए दिखाया है, अगर बेस अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही H को दे दे तो H और भी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और कार्बन और जल्दी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अपने इलेक्ट्रॉन अब देगा किसको, ये देगा उसको जो एल्डिहाइड कीटोन में, किसको, जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है वो तो कार्बन है। देखो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक टूटेगा जरूर, टूटेगा वो जो वीक बॉन्ड, वीक कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से O के ऊपर आ गए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आए, कोई पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन, जो लॉस हुआ है H पॉजिटिव की फॉर्म में आपके टर्मिनल एल्काइन के अंदर से जो H निकला था। तो देखो ये पोर्शन हमने एज सच लिखा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये नया बॉन्ड बन गया, देखो ये मैं रेड कलर से मैंने शो कर दिया, ये रेड कलर से मैंने शो कर दिया, ये नया बॉन्ड बन गया आपके एल्काइन वाले कार्बन का, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का उस कार्बन के साथ, और कार्बन का जो C डबल बॉन्ड होता है देखो वो आपका डबल बॉन्ड सिंगल हो गया है, देखो OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, O नेगेटिव H पॉजिटिव, और आगे क्या लगा होता है CH3, वो आपका एज सच है। अब इसके बाद देखो आगे करें क्या, हमें पहुंचना है वहां तक, तो आपके ब्यूटा 1,3 डाइन है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, अभी तक जो हमने आपको पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, क्या आप वहां से कोई हिंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पहली हिंट, जो ट्रिपल बॉन्ड एक बच गया उसको डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें, आप पहले से हिंट ले चुके हैं, बोलो क्या, प्लेडियम BSO4 में सल्फर डालें, आपकी कैसे रिडक्शन होगी, आपकी होगी पार्शियल रिडक्शन। ट्रिपल बॉन्ड
आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका काम हो गया फिनिश। अब अगला काम, एक कार्बन के ऊपर OH है, उसके साथ वाला देखो ये जो CH3 है उसका हम एक H देखो ऐसे ओपन फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये लॉस करना हमें यहाँ से वाटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या डालेंगे आप, थोड़ा सा एसिड डालेंगे एट द टेम्परेचर 443, और जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और इस तरह से आपका बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्या बन जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन। मींस ये तो सिंपल ब्यूटा 1,3 डाइईन बन गया है, लेकिन आपने पढ़ा होगा आपके जो रबर होता है, जो नेचुरल रबर होता है, देखो ये ब्यूटाडाइन है। जो आपके नेचुरल रबर होते हैं ना, नेचुरल रबर, उस नेचुरल रबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल जो रबर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो आपका होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। मतलब अगर हम एक H को हटा दें, देखो मैं यहाँ से एक H को हटा दूं और इस H को हटा के देखो मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। देखो 2 के ऊपर ये मिथाइल लग गया ऐसे, और इसी को क्या कहते हैं, आइसोप्रीन। क्या कहते हैं बोले इसको, आइसोप्रीन। क्या कहते थे इसे, आइसोप्रीन। तो यानी ये 2 मिथाइल जो ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ये आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी दिखा के आगे रबर बनाने में आपके काम आता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया फिलहाल यहाँ पे, कि आपके शुरू में रिएक्टेंट बोलो कौन था, इथाइन। इथाइन से बोलो कौन बना, ब्यूटा 1,3 डाइईन। हम चाहते हैं ये बन जाए 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। बोलो ये कैसे बने, ये सिर्फ तभी बन सकता है जब हम क्या ले लें, जब आप लें शुरू में इनिशियल रिएक्टेंट के अंदर कर दे चेंज। बोलो वो चीज हम कैसे और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने इथाइन लिया है शुरू में, नीचे लिख भी देते हैं, इफ वी टेक, या तो आप इथाइन या जो आपने एल्डिहाइड लिया है वहां पे इथेनॉल, उसको चेंज कर दें। वहां पे एक साइड में देखो जो H लगा हुआ है, देखो ये H यहाँ पे, उस H की जगह क्या लगा दें, एक एक्स्ट्रा CH3 तो चाहिए ना, तो आप क्या लगा देंगे वहां पे, एसीटोन ले लेंगे आप उसको। बोलो क्या ले लेंगे, एसीटोन। इफ वी टेक एसीटोन इन प्लेस ऑफ इथेनॉल, वी गेट, बोलो क्या, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, जिसे आप आइसोप्रीन भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बोलो आइसोप्रीन। तो आप एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखना, आपके सिलेबस में है क्योंकि डाइईन है ये भी। तो आपके आ जाए कि कन्वर्ट या हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्यूटा 1,3 डाइईन, तो कहाँ से स्टार्ट करें, आपके इथाइन से। पेपर में आ जाए हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्यूटा 1,3 डाइईन फ्रॉम एल्काइन, तो एल्काइन कौन सी ले, आपको खुद सोचना पड़ गया, तो आपको इथाइन लेना पड़ा। हाउ कैन यू प्रिपेयर द 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन मींस आइसोप्रीन फ्रॉम द एल्काइन, तो एल्काइन आपको सोचनी पड़ गई। एल्काइन आप यही रखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो आप डालेंगे एल्डिहाइड, वो आप इथेनॉल नहीं लेंगे, आप कौन ले लेंगे, बोलो एसीटोन। H की जगह बोलो क्या लगाते चले जाएंगे, बोलो H की जगह आप लगाते चले जाएंगे, बोलो क्या, CH3। बोलो क्या लगा देंगे, आपके CH3। तो भी कर सकते हैं। अगर आप एल्काइन को चेंज कर दें तो भी आपकी सेम रिएक्शन इसी टाइप से आपकी हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप इथेनॉल की बजाय बोलो क्या ले लें, ये आपका एसीटोन ले लें। देखो C जिसके ऊपर OH है, देखो इसके ऊपर, ये देखो मैं दूसरी डायरेक्शन में लिख देता हूँ ताकि आपको देखो समझ में आ जाए इसे, क्योंकि हमने इधर वाला पोर्शन लिया था, ये OH वाला पोर्शन। तो जिधर ये OH लगा है, देखो ये OH, देखो जिस कार्बन के ऊपर OH लगा, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या OH लगा, उसी कार्बन के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये H हटा के बोलो क्या, CH3। H हटा के बोलो क्या, CH3। देखो यहाँ पे H हटा के बोलो क्या, CH3। तो इस H को हटा के इधर लगा देंगे हम CH3। तो नाउ इट इज द 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। पहले वाला भी वही था, लेकिन क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर, जो एरो आपको घुमा के दिखाया मैकेनिज्म के, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए मैंने CH3 इस वाले कार्बन के ऊपर ऐसे शो किया। क्लियर हो गया अब इतना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाइईन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन एज ए रिएक्टेंट ले लें। अब इसको हम ब्रेक डाउन कैसे करें, देखो इस टाइप से, रिट्रो दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन हमने पढ़ी थी, दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन जिससे आपके साइक्लोहेक्सीन बन गया था। हम रिट्रो का मतलब रिवर्स कर दें, ब्रेक कर दें। ब्रेक देखो क्लीवेज कहाँ से होगा, इस टाइप से होगा क्लीवेज। देखो ये क्लीवेज कैसे हुआ, देखो मैं शो करता हूँ। जहाँ से मैंने क्लीवेज दिखाया, यहाँ पे देखो मैंने 2 डॉट दिखा दी, ये मान लीजिए होमोलैटिक फिशन में दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब उससे हुआ क्या, ध्यान से देखना। जो इधर वाला जो पोर्शन था, देखो ये, इसमें देखो इस कार, ये एक डॉट, ये दूसरी डॉट आई, तो बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये कौन था, ये CH2, ये भी कार्बन है, तो देखो CH2 प्लस। अब दूसरा दिखाते हैं, दूसरी साइड जो बच गया, देखो ये था ना दूसरी साइड, ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पे बीच में बोलो कौन था, ये डबल बॉन्ड था आपका, देखो जो हमने दिखा रखी थी। अब क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे चले, ये डबल बॉन्ड जो दिखा, उसके अंदर भी देखो हम दिखा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एंड वाला कार्बन था जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये लिए बैठा था, एक इधर देखो होमोलैटिक फिशन जो हुआ था, जो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, देखो एक और एक, ये होमोलैटिक फिशन उनका भी हुआ, ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड, ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड। तो वो लोग क्या बन गया, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइईन बन गया, और एक तो क्या बन गया, अब ये 2 मिथाइल वाला हम हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया था यहाँ पे।
क्या आइसोप्रीन कैसे बन सकता है? अब देखो, तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन बन गया, प्लस में साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना, इथीन। जब ये रिएक्शन आपकी चलती है देखो इस टाइप से, ये दोनों आपके बन गए, कब चले, जब आपने निक्रोम डाला, निकेल क्रोमियम और आयरन। निक्रोम इज एन एलॉय, ये एक एलॉय है, इसकी प्रेजेंस में जब हमने हीट किया तो रिएक्शन रिवर्स हो गई। रिट्रो दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन का मतलब दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन की अपोजिट, क्योंकि दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन में क्या होता था, ये इथीन और ब्यूटा 1,3 डाइन को मिला के फिर आपके ये साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर होता था, उसे आप दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब रिएक्शंस। अब हम देखेंगे रिएक्शंस, डाइईन की रिएक्शन। तो डाइईन की हम रिएक्शन देखें उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं ताकि ये रिएक्शन याद रखने में आपको आसानी रहे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सबसे पहली रिएक्शन दैट इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि अभी अभी हमने लास्ट में जिक्र भी उसी चीज का किया था, पॉलीमराइजेशन। देखो रिएक्शन, तो जो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन ये शो करेंगे, देखो वो कुछ किस टाइप से चलेगी। हम ले लेते हैं सबसे पहले अपनी जो सिंपल रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया, ब्यूटा डाइईन ही ले लेते हैं। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बोल मैंने क्या ले लिया यहाँ पे CH2। अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल हम लगातार लेते चले जाए, देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड देखो ऐसे CH2, यही हमने ले लिया, एंड सो ऑन। ये काफी देखो, एंड सो ऑन, इधर भी प्लस लगा दिया, इधर भी प्लस, ये और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और भी होंगे आपके ऐसे। ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे था। अब क्या हुआ, देखो हमने होमोलाइटिक फिशन दिखा दिया, देखो इसका हर जगह से, देखो ऐसे होमोलाइटिक फिशन डबल बॉन्ड का। अब क्या होगा, देखो ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड है वहां पे देखो ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर, तो जिससे क्या होगा, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH जो था यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये देखो नेक्स्ट आगे यूज होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देखो इस टाइप से। ये भी एक इलेक्ट्रॉन देखो आगे इधर यूज होगा, तो ये भी देखो CH2 लिख दिया मैंने, और इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा आपका, ये सिंगल बॉन्ड आगे यूज होगा। ऐसे नेक्स्ट वाले में होगा, देखो ये CH2 मैंने लिखा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो इस कॉर्नर वाले के पास देखो अकेला इलेक्ट्रॉन अपना बच गया, देखो ये आगे सिंगल बॉन्ड, और CH सिंगल बॉन्ड जो था वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब कॉर्नर वाले कार्बन ने देखो अपना इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से लिया, तो CH2 के ऊपर बोलो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। इसी टाइप से अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे कैसे, अब इनके बीच में देखो ये कॉम्बिनेशन हो गया, देखो इस टाइप से, और ये नया बॉन्ड बन गया। ये जो इलेक्ट्रॉन आगे किसी के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा, ये आगे किसी के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाता चला जाएगा। तो इस टाइप से रिपीटेड यूनिट कौन है, सो दैट इज द रिपीटेड यूनिट। देखो इसके बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और इसके आगे मैंने n लिख दिया, बिकॉज दैट इज द रिपीटेड यूनिट। और यहाँ पे जो एक एरो लगाया था, यहाँ पे मैं मैनी एरो लगाऊंगा, देखो इस टाइप से ये मैनी एरोस। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये आपका एडिशन पॉलीमर बन गया। बोलो क्या बन गया आपका, एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर बना, इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या लिया है हमने, देखो इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BUNA, ब्यूना रबर, क्या लिख दूं मैं इसको, ब्यूना रबर। देखो ऐसा इसलिए, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है बोलो कौन है, जो रिएक्टेंट हमने ले रखा था दैट इज द ब्यूटा 1,3 डाइन। तो क्या ले रखा है रिएक्टेंट आपका, क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइन है। तो इसलिए तो ब्यू से तो ब्यूटा 1,3 डाइन बन गया। Na सोडियम की प्रेजेंस में, देखो सोडियम की प्रेजेंस में हमने हीट किया, तो Na का मतलब यहाँ पे सोडियम है। आगे जो प्रोडक्ट बन गया इसका नाम ब्यूना रबर है। क्या बन गया बोलो, इसका नाम ब्यूना रबर। तो इस टाइप से ब्यूना रबर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ द डाइईन। और डाइईन हमने कौन सा लिया बोलो, ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन अगर हम ले लेते हैं तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन चली, और आपका प्रोडक्ट बोलो क्या बन गया, ब्यूना रबर। क्लियर हो गया इतना। तो हमने सबसे पहले हमने ब्यूना रबर लिया, और उसको कैसे प्रिपेयर करते हो आपने देखा। अब इसके बाद हम एक चेंज करते हैं, देखो इसके अंदर वो चेंज हम ऐसा करेंगे, अगर हम इसकी देखो ऐसे नंबरिंग कर देंगे, तो ऐसे स्टेप से 1, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ऐसे 4, ऐसे इन दूसरे की 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, हम ऐसा कर दें। और फिर क्या करें, जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर देखो जो 2 है, उसका मैं एक H हटा दूँ, क्या हटा दूँ, उसका एक H, देखो कार्बन की ऊपर से H हटाया, और H हटा के जो 2 कार्बन है उसके ऊपर मैं मान लीजिए मैं CH3 लगा देता हूँ। देखो मैंने वहाँ पे CH3 लगा दिया, देखो ऐसे CH3 लगा दिया ना CH3। तो 2 कार्बन को ऐसे दूसरे के अंदर भी मैं H हटा के, और बोलो वहाँ पे क्या लगा दूँ, CH3 लगा दूंगा, देखो ऐसे ध्यान से आप देखते चले जाए, CH, और बोलो मैंने CH नहीं, वहाँ पे H तो हमें हटाना है, तो C एक H हटाया, और बोलो क्या लगा दिया मैंने, CH3।
तो अब जो आपका ये रिएक्टेंट है जो मोनोमर है, बोलो अब उसका नाम क्या होगा। इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 मिथाइल ऐड कर दिया मैंने इसके आगे, तो क्या नाम ऐड कर दिया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये इसी टाइप से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चलती है। और ये नेचुरल रबर है, जो रबर प्लांट होता है नेचर के अंदर, हमने कुछ नहीं किया, एंजाइमेटिक रिएक्शन अपने आप चलेगी, अपने आप एडिशन रिएक्शन हुई, प्लांट की बॉडी के अंदर हुई अपने आप। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हर एक जगह के ऊपर जो ये CH था उसका देखो एक एच हटा के यहाँ पे देखो C, और वहाँ पे क्या लगा देंगे हमने, सिर्फ CH3। चलो क्या लगा दिया हमने, ये देखो इस टाइप से CH3 लगा दिया। नाउ द रबर इज कॉल्ड द नेचुरल रबर। अब आप इसको बूना रबर नहीं कहेंगे, अब ये जो रबर बन गया है, अब इस रबर का नाम बोलो क्या हो गया है, नाउ इट इज द नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर हो गया। इसमें भी आपने देखा नेचुरल रबर जो बना प्लांट के अंदर, जो बना अपने आप बना, इसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट कौन है, बोलो विच इज द मोनोमेरिक यूनिट, विच इज द रिएक्टेंट, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। और जो प्रोडक्ट बना वो कौन है, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। या 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन का एक कॉमन नेम भी है, आप इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। बोलो आप इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रीन, इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन को आइसोप्रीन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये नेचुरल रबर बन गया, बोलो क्या बन गया आपका, नेचुरल रबर। अब इसके बाद ये हमने दूसरी रिएक्शन देखी आपकी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो डाइईन्स शो करते हैं। लेकिन ये डाइईन कौन सी थी, इस डाइईन का क्या नाम था, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्लियर हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जहां पे हमने CH3 लगाया था, देखो मैंने CH3 को हटा दिया दोनों जगह से। अब ध्यान से देखते जाएं, देखो मैंने हर जगह CH3 को हटाया, और यहाँ पे जो 2 मिथाइल था उसकी जगह अगर हम क्लोरीन लगा दें, बोलो क्या लगा दें, हर जगह Cl। देखो ऐसे 2 के ऊपर देखो मैंने Cl लगा दिया, 2 के ऊपर बोलो हम क्या लगा रहे हैं, हर जगह पे Cl। देखो मैंने Cl ही अटैच कर दिया, देखो हर जगह Cl। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटा ब्यूटा 1,3 डाइईन हो गया। तो ये जो रिएक्टेंट है, अब इसको जैसे आइसोप्रीन कहते थे पहले, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन जो है, अब इसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन। इस मोनोमर का बोलो क्या नाम है, अब क्लोरोप्रीन, इज क्लोरोप्रीन। और जो प्रोडक्ट बना अब इसका नाम है नियोप्रीन। बोलो क्या नाम है इसका, नियोप्रीन। ये भी एक रबर है, लेकिन इसका नाम बोलो क्या होगा, नियोप्रीन। ये नियोप्रीन बन गया। ये सिंथेटिक रबर आप कह देंगे, ये सिंथेटिक रबर बन गया, क्योंकि मैनमेड है आपका, ये सिंथेटिक रबर है ये आपका नियोप्रीन। क्या बोलो, ये एक सिंथेटिक रबर आपका बन गया, नियोप्रीन बन गया। बोलो आपका मोनोमर कौन है यहाँ पे, क्लोरोप्रीन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन। और जो आपका पॉलीमर बना वो कौन बना आपका, नियोप्रीन। कौन बन गया, बोलो आपका नियोप्रीन आपका बन गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है उसके अंदर हम डाइईन्स को देख रहे हैं। बोलो किसको देख रहे हैं आप, डाइईन्स को। तो इस तरह से डाइईन की आपने डिफरेंट एप्लीकेशन देखी कि किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है। इसके बाद एक होता है आपका रबर, और हम ले एक एग्जांपल, जिसे आप कहते हैं, देखो नाम से पता चलेगा। अगला जो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ब्यूना एस, ब्यूना एस। अब हम अगला कौन लेने जा रहे हैं, बोलो अगला पॉलीमर कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, ब्यूना एस। ब्यूना एस में क्या है, देखो एक तो Bu है, Bu का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, वो तो हमने ले ही रखा है। देखो मैं यहाँ पे Cl को हटा के दोबारा से देखो H लगा देता हूँ अलग से, देखो दोबारा से मैंने H लगा दिया, तो ये तो ब्यूटाडाइन हो गया एक। तो दूसरा हम लेंगे यहाँ पे Na का मतलब सोडियम की प्रेजेंस में, देखो वैसे ही सोडियम की प्रेजेंस में देखो हम हीट कर देंगे। थर्ड चीज क्या है, एस का मतलब स्टायरीन, एस का मतलब बोलो कौन है यहाँ पे, स्टायरीन है। स्टायरीन क्या होता है बोलो, स्टायरीन अभी हम बताते हैं, देखो क्या है। इतना पोर्शन देखो हमने हटा दिया, यहाँ पे इथीन पोर्शन रखा हमने, और यहाँ पे हम नीचे लगा देते हैं यहाँ पे पीएच का मतलब बेंजीन रिंग। अगर हम बेंजीन रिंग लेके और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, इथीन। देखो ऐसा है, ये इथीन होती है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम उस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक एच हटा के वहाँ पे बेंजीन रिंग देखो इस टाइप से लगा दें, तो इसे स्टायरीन कहते हैं। और बेंजीन रिंग को हमने पीएच की फॉर्म में लिख दिया, फिनाइल ग्रुप बना के। ठीक हो गया। तो अब हम दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर भी देखो इसी टाइप से कर देंगे, देखो ये इसी टाइप से। अब ब्रैकेट कहाँ लगाए वो भी हम देखेंगे। देखो हमने क्या किया यहाँ पे,
नीचे बोलो कौन लगा दिया हमने, पीएच फिनाइल ग्रुप देखो यहाँ पे लगा दिया। क्लियर हो गया। अब जो होमोलाइटिक फिशन देखो उसी टाइप से होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देखो ये मैंने देखो डॉट दिखा दी, ये आगे किसी के साथ देखो ऐसे बॉन्ड बना लेगा ये ऐसे, तो ब्रैकेट पूरे के ऊपर लगाएंगे देखो ये इस टाइप से। ये यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी, बाहर हमने एन लिख दिया। कौन है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, बोलो कौन बन गया ये आपका, इसके ये नाम हटा देते देखो यहाँ से, क्योंकि ये तो बोलो कौन है जो हमने ले रखा है यहाँ पे, दैट इज स्टायरीन। बोलो ये मोनोमर कौन है, दैट इज स्टायरीन, STYRENE, ये तो स्टायरीन है। और ये इधर वाला बोलो कौन है, ये आपका सिंपल वही ब्यूटा 1,3 डाइइन, बोलो कौन हो गया ये ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन है देखो यहाँ पे। और दूसरा स्टायरीन है। तो ब्यूटा 1,3 डाइइन और स्टायरीन के मिलने से जो आपका पॉलीमर बना, अब इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया, अब देखो नाम बदल गया, अब नीचे हम नाम लिख देते हैं, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज द ब्यूना एस, बुना एस, BUNA, ठीक है, बुना एस कहते हैं आप इसे, या इसको कई बार SBR भी कह देते हैं, SBR मीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कह देते हैं, या इसको अपर बुनान भी कह देते हैं, पर बुनैन, BUNAN, पर बुनैन। तो एक ही चीज के ये कई नाम है, बोलो क्या क्या नाम है, आप इसको बुना एस भी कह सकते हैं, और इसी से पता चलता है, BU का मतलब ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम, S का मतलब स्टायरीन, SBR में भी स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो नामों से पता चल रहा है, हर चीज ये रिफ्लेक्ट करती है, या पर बुनैन भी कह देते हैं। तो इस टाइप से ये हमने बोलो क्या बना लिया यहाँ पे, बुना एस, बोलो क्या बना लिया, बुना एस, जिसमें मोनोमर कौन थे, ब्यूटा 1,3 डाइइन और दूसरा स्टायरीन, और कैसी रिएक्शन चली, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये आपका कोपोलीमर है। देखो पहले जो हमने पढ़े थे वो होमोपोलीमर होते हैं, होमो का मतलब ऑल द, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, उनमें मोनोमर एक टाइप के थे, यहाँ पे मोनोमर एक से ज्यादा टाइप के हैं। देखो एक तो ब्यूटा 1,3 डाइन मोनोमर है, दूसरा स्टायरीन है, तो ये क्या हुए, ये आपके कोपोलीमर है, कोपोलीमर है या हीट्रोपोलीमर है। और रिएक्शन एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्या कोई साइड प्रोडक्ट निकल रहा है यहाँ पे, नो, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ द साइड प्रोडक्ट, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता, जस्ट मोनोमर आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर पॉलीमर बना दिया विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ द साइड प्रोडक्ट। तो ऐसे पॉलीमर को कहते हैं एडिशन पॉलीमर। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े, ये डाइईन्स के जो पॉलीमर हम बना रहे हैं, ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर हैं, क्योंकि एडिशन पॉलीमर कौन होते हैं, द पॉलीमर इन विच द मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन विद ईच अदर to form the polymer without the elimination of the side product, आप उन्हें कहते हैं एडिशन पॉलीमर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अभी बुना S लिया आपने, अब हम ले लेते हैं बुना N, N लिखेंगे, देखो N का क्या मतलब है, बुना N, बुना N का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल लेंगे हम, एक्राइलोनाइट्राइल, देखो ये हमने यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल का, लो यहाँ पे हम CN लगा देंगे, कौन सा ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे हम, CN, देखो ये हमने लगा दिया यहाँ पे सिर्फ CN, इतना ही चीज किया हमने। ये कई एरो क्यों लगाते हैं, 1 एरो 2 एरो 3 एरो, मीन्स ये जुड़ते चले जाते हैं, मैनी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे। देखो यहाँ पे मैंने CN लगा दिया, अब ये बन गया बुना N, बोलो क्या बन गया, बुना N, क्या बन गया, बोलो ये बुना N। तो इसमें बोलो मोनोमेरिक यूनिट कौन है, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइइन है, और दूसरा बोलो कौन है, एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH के नीचे CN लगा दिया, तो बोलो कौन है ये, एक्राइलोनाइट्राइल। दो मोनोमर यहाँ पे यूज हुए हैं आपके कौन सा पॉलीमर बनाने के दौरान, बुना N बनाने के दौरान। तो ये थी डिफरेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो आपने देखी यहाँ पे। आपके और भी आपकी डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती हैं। अगर हम सिंपल से सिंपल रिएक्शन की देखो बात करें, ये तो सारी की सारी रिएक्शन हमने कौन सी देखी, जिसमें आपके डाइईन्स की थी, जिसमें ब्यूटा 1,3 डाइईन की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, बोलो ब्यूटा 1,3 डाइईन की इन्वॉल्वमेंट थी। अगर हम सिंपल देखो, सिंपल से सिंपल अगर हम रिएक्शन देखें इस टाइप से, देखो अगर हम ब्यूटा 1,3 डाइईन को मैंने हटा दिया यहाँ से, देखो इसे, अब ध्यान से देखना, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैंने देखो CH लगा दिया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी H लगा, मीन्स इथीन ले लेता हूँ मैं शुरू में, सिंपल इथीन, देखो ध्यान देना, ये इथीन है, देखो कुछ भी नहीं तो इथीन ही है ये, इथीन। अब इथीन ने क्या किया, ये जो डिफरेंट इथीन है, मैंने HH बस ओपन फॉर्म में दिखाया अलग से। अब क्या करेंगे, जो इथीन है उसी टाइप से देखो, मान लीजिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन देखो मैं मान लीजिए दिखाता हूँ इस टाइप से करते हुए, यहाँ पे H ही आएगा,
तो क्या हुआ, देखो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, देखो इस टाइप से ये आपस में देखो जुड़ गए आपकी मोनोमेरिक यूनिट। तो ये कौन बन गया, पॉलीथीन। देखो अगर इथीन इथीन आपस में जुड़ते हैं, बोलो कौन है यहाँ पे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है आपका इथीन। सिर्फ आपको क्योंकि ये डाइईन भी एक एल्कीन है, इसलिए ये रिएक्शन आपको बताई जा रही है साथ ही साथ। मान लीजिए ये आपके पास इथीन है, मोनोमेरिक यूनिट इज इथीन, दूसरा भी इथीन है, तो अब ये जो बना इसे क्या कहते हैं, पॉलीथीन। और ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, तो यहीं पे लगा देंगे शुरू में, क्योंकि ये यूनिट ही बार बार क्या होती चली जाएगी, बोलो रिपीट एंड सो ऑन। सो प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ पॉलीथीन। ये बन गया पॉलीथीन, क्या बन गया बोलो, पॉलीथीन। इस टाइप से आप पॉलीथीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन किसकी होगी, सिंपल एल्कीन की। तो एल्कीन जो है वो आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी शो कर देते हैं। अगर हम जो इथीन है यहाँ पे अगर हम इसकी जगह Cl लगा दें, देखो मान लीजिए एक एच हटा के बोलो हम क्या लगा दें, देखो यहाँ पे सिंपल Cl, आप ध्यान से देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये विनाइल ग्रुप बन गया। देखो एक बॉन्ड खाली छोड़ दें तो यहाँ पे अगर हम Cl लगा दें, दैट कॉल्ड द विनाइल क्लोराइड। देखो हमने Cl लगा दिया, विनाइल क्लोराइड। बोलो रिएक्टेंट का क्या नाम है यहाँ पे, रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड आपका बन गया। और जो प्रोडक्ट बना बोलो वो क्या बना, दैट इज कॉल्ड द पॉलीविनाइल क्लोराइड। बोलो कौन बन गया, दैट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। देखो जो पीवीसी की प्लास्टिक की जो पाइप आती है वो क्या होता है, ये यही तो होती है, यही पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। अगर अब नेक्स्ट पॉलीमर लेते हैं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। अगर हम इसकी जगह देखो ये आपने जो Cl लगाया था, इसकी जगह अगर मैं Cn लगा दूं, Cn, अभी आपने नाम भी देखा था उसका क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। बोलो अगर हम यहाँ पे Cn लगा दें तो बोलो क्या बोलेंगे इसको, एक्राइलोनाइट्राइल। ये Cn, ये Cn, इसको मोनोमर का क्या नाम हो गया, ACRYLO, एक्राइलोनाइट्राइल। तो मोनोमर हियर इज एक्राइलोनाइट्राइल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। जो प्रोडक्ट बन गया इसको क्या कहेंगे, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। देखो रिएक्शन बिल्कुल उसी टाइप से रहेंगी, एडिशन पॉलीमर है और सारे के सारे होमोपॉलीमर भी हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पेन, इसको क्या बोलते हैं, पेन, PN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इस टाइप से आप इसको ध्यान रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे जो ग्रुप है वो कुछ ऐसा ग्रुप लगा दें कि हम दोनों ये H हटा दें सारे, देखो जो CH2 वाले जो H है, देखो ये पहले ये बॉन्ड हटाया, देखो यहाँ से तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं। चलो पहले ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं CH3 लगा देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। बोलो कौन है ये, सिंपल प्रोपीन, प्रोपीन, मोनोमर इज प्रोपीन। तो हमने क्या किया बोलो यहाँ पे, देखो ये H तो है ही, नीचे बोलो क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, CH3। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, CH3 लगा दिया। देखो तो नाउ दिस कॉल्ड द पॉलीप्रोपीन, POLY, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। तो इस पॉलीमर का क्या नाम हो गया, पॉलीप्रोपीन। मोनोमर कौन है, प्रोपीन। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ये डिफरेंट एडिशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अगली रिएक्शन हमारी, अगर हम एसीटेट ग्रुप लगा दें यहाँ पे CH3 को हटा के, कौन सा ग्रुप लगा देंगे अब हम यहाँ पे, एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप कौन सा होता है, देखो COOCH3, एसीटेट ग्रुप लगा दिया हमने, COOCH3, ये एसीटेट ग्रुप है, ये हमने लगा दिया। तो इसको कहेंगे विनाइल एसीटेट। बोलो क्या कहते हैं, विनाइल एसीटेट, ये आपका विनाइल एसीटेट। मोनोमर कौन हुआ, विनाइल, और एसीटेट ग्रुप है। पॉलीमर का नाम होगा पॉलीविनाइल एसीटेट। बोलो क्या नाम होगा, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA।
लोग क्या कहेंगे आप इसको, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA। तो इस टाइप से हमने आपको डिफरेंट रिएक्शंस बता दी हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मींस जो आपके एल्कीन्स हैं, लाइक डाइन्स की हमने पहले बताई, एक दो हमने साथ के साथ आपको एल्कीन्स की भी बता दी है कि किस तरह से आप ये डिफरेंट जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को याद रखें। एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रिएक्शंस की तरफ। तो हमने काफी डिटेल आपको बता दी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में। तो अब हम अपनी और दूसरी रिएक्शंस की तरफ चलते हैं जो आपके डाइन्स मेनली शो कर सकते हैं। सिंपल जो एल्कीन्स की रिएक्शन थी, एक्सेप्ट दीज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन और भी हैं जो ये शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये ब्यूटा-1,3 डाइईन लिया। इसके अंदर हम अगर हम HCl ऐड करें तो HCl कैसे होगा ऐड इसमें? देखो सिंपल काम होगा यहाँ पे कि आपके या तो ये प्रोडक्ट बन जाए जैसे अभी आपके सामने दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड द 1,2 प्रोडक्ट। बोलो कैसा प्रोडक्ट है? 1,2। देखो कुछ इस टाइप से दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए कार्बन की तरफ, ये किसको दे दिए गए? बोलो H को, क्योंकि H पॉजिटिव होगा और Cl क्या होगा? बोलो नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो जो बैक कार्बन है जिसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर डायरेक्टली कौन अटैच हो जाए? आपका Cl। तो अगर हम नंबरिंग करें इसकी तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो आपके जो दोनों ऐड हुए हैं H और Cl, एक आपका H ऐड हो गया पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे Cl, सो कॉल्ड द 1,2 प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको क्या कहते हैं? जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना, दैट इज कॉल्ड एज द 1,2 प्रोडक्ट। और ये इजीली एट लो टेम्परेचर बनता है। 1,2 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट द लो टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 1,4 प्रोडक्ट बनना। देखो ये 1,4 प्रोडक्ट कैसे बनता है? देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, देखो आगे, अब हम देखो शो करके दिखाएं आपको थोड़ा सा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए H को दे दिए गए तो देखो उससे बना क्या, कुछ ऐसे हो गया। ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सो नाउ बिफोर अटैकिंग ऑफ द Cl नेगेटिव अटैक करे उससे पहले ऐसा भी हो सकता, अगर आपके नॉर्मल टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो ये एकदम अटैक कर देगा, ये Cl नेगेटिव एकदम अटैक कर देगा इसी पोजीशन के ऊपर। लेकिन अगर फर्दर रेजोनेंस प्रोसेस चल जाए तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जो कोने वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बोलो पॉजिटिव चार्ज। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बोलो क्या बन गया? डबल बॉन्ड CH और आगे CH3। अब दो पॉसिबिलिटी है। देखो वो दो पॉसिबिलिटी क्या है कि Cl नेगेटिव को करना है अटैक, Cl नेगेटिव को देखो करना है अटैक। तो Cl नेगेटिव या तो पहले जो कार्बोकेटाइन बना था उसके ऊपर कर दे अटैक। देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर देखो ये अटैक कर दे, तो अगर हम नंबरिंग की थी 1 2 3 4 तो नंबर 2 वाले पे अटैक कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट देखो यही बन जाएगा सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और Cl ने यहाँ पे देखो अटैक कर दिया जैसे हमने ऊपर बनते हुए दिखाया था। 1 2 प्रोडक्ट है आपका। या ये रेजोनेंस हो जाए तो फिर ये नंबर 4 वाले पे देखो इस टाइप से ये अटैक कर दे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अटैच होते दिखा देंगे ऐसे। देखो CH2Cl, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा 1,4 प्रोडक्ट। बोलो क्या कहलाएगा? 1,4 प्रोडक्ट। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर बनता है। इट इज फॉर्म्ड एट, बोलो कौन से टेम्परेचर? एट द हाई टेम्परेचर। और 1,2 प्रोडक्ट कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड एट द लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर के ऊपर बन जाता है। तो ये इस टाइप से हमने दिखाया कि किस तरह से अटैक होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन चली आपकी, इसकी वजह से कार्बोकेटाइन बना और एकदम अटैक हो जाए तो 1,2 प्रोडक्ट। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फर्दर हो जाए आपकी उस पॉजिटिव चार्ज की तो फिर क्या होगा? 1,4 प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस टाइप से ये आपकी 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट बनते हैं। और अब हम बार बार ये चीज आपको करके नहीं दिखाएंगे फर्दर रिएक्शंस के अंदर। आपके जैसे HCl ऐड हुआ ऐसे ही और जो आपके अनसिमेट्रिकल एडेंडम हम ऐड करेंगे, यहाँ पे HCl हो चाहे HBr हो चाहे HI हो चाहे वाटर हो, तो इसी टाइप से उनमें भी 1,2 प्रोडक्ट या 1,4 प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे HCl था तो H ऐड हुआ आपका एक एंड के ऊपर और दूसरे एंड के ऊपर क्या अटैच होगा? बोलो Cl होगा, चाहे तो 1,2 की फॉर्म में चाहे 1,4 की फॉर्म के अंदर। और ये मैकेनिज्म होगा जैसे आपको बता दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं अगली, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं? अब ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में दोनों जो ऐड होने वाली चीजें बोलो कौन होंगी? Br होंगी। तो Br कहाँ पे अटैच होगा? बोलो Br उसी टाइप से, या तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस टाइप से, जैसे ये बन गया आपका 1,2 प्रोडक्ट।
हो गया ना। 1 के ऊपर नंबरिंग हमने कर ही रखी है ब्यूटा 1,3 डाइन में 1 2 3 4। 1 के ऊपर और 2 के ऊपर भी यार तो 1 2 प्रोडक्ट कहलाएगा। 1 के ऊपर और 4 के ऊपर चली जाए तो 1 4 प्रोडक्ट आपका कहलाएगा। तो 1 2 प्रोडक्ट भी बन सकता है और 1 4 भी बन सकता है। अगर हम करें हाइड्रोजिनेशन, क्या करें हाइड्रोजिनेशन, तो इसमें भी ऐसा ही है, या तो 1 2 प्रोडक्ट बनेगा जैसे अभी शो किया गया, हाइड्रोजन ऐड हुई H2, दोनों H ही तो ऐड होने हैं, H और H 2 H ऐड होंगे। HCl में क्या होता है, एक H था एक Cl था। Br2 में क्या था, दोनों ही Br थे। अब H2 में क्या है, दोनों ही H है जो ऐड होंगे, या ये 1 4 प्रोडक्ट आपका बनेगा। उसके बाद अगर हम वाटर ऐड करें तो ऐसे ही HOH या तो 1 2 प्रोडक्ट जैसे अभी बना, या 1 4 प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम ब्रिज रिडक्शन करें, देखो इसका मैकेनिज्म भी है जो आपके एक्सप्लेन किया जाएगा इसी लेक्चर के अंदर। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको बता दें, जो डबल बॉन्ड है, देखो जो डबल बॉन्ड है वो तो आपके क्या हो जाएंगे, सिंगल। ब्रॉडली याद करें तो कार्बन जो ब्यूटाडाइन में डबल बॉन्ड तो सिंगल हो जाएंगे, डबल बॉन्डों के भी जो सिंगल वो डबल हो जाएगा। देखो क्लियर कट, कैसे हुआ क्यों हुआ वो मैकेनिज्म में देख लेंगे। सो दैट इज द ब्रिज रिडक्शन। उसके बाद कोल्ड KMnO4 डाले तो इसमें बताया गया था 1 बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट, एक बचेगा, तो डाइओल्स बन जाएंगे। देखो दोनों ही के ऊपर, देखो दोनों ही एंड के ऊपर दो दो डबल बॉन्ड है, एक एंड के ऊपर वही OH लगे, दूसरे एंड के ऊपर भी OH लगे। कोल्ड KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वही ऐड होना था। बची वैलेंसी किसने पूरी की, हाइड्रोजन ने। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, कभी कोई भूल ना गया हो इसको। देखो ये ऐसा हुआ, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन चली तो हमने बताया था कि KMnO4 कोल्ड डाले तो 1 बॉन्ड भी लेफ्ट, देखो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड बच गया। ऐड कौन होगा, ऑक्सीजन। ऐड कौन होगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड हो गए, तो बची वैलेंसी कैसे पूरी करें, H मीडियम से मिल जाएगा। ऐसे दूसरे डबल बॉन्ड के ऊपर भी ऐड कौन होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए, तो बची वैलेंसी किससे पूरी करें, H से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐड हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा दिया है। अगर हम कोल्ड KMnO4 की बजाय हॉट KMnO4 डालें तो हॉट डालेंगे तो 9 बॉन्ड विल लेफ्ट, 9 बॉन्ड विल लेफ्ट। तो देखो बिल्कुल ही क्लीवेज हो जाएगा, दोनों बॉन्ड देखो इधर से भी टूट जाएंगे ये, तो वो कार्बन अकेला हो गया, इधर से भी टूट गया तो वो कार्बन भी अकेला हो गया। तो देखो हुआ क्या, देखिए ध्यान से देखना, बीच में तो 2 ही कार्बन बच गए, C और देखो H बच गए ना। बची वैलेंसी कौन पूरी करे, ऑक्सीजन। बोलो कौन पूरी करे, ऑक्सीजन। जो अकेला CH2 रह गया, देखो CH2 ये C के ऊपर कौन लगे हैं, H। बची वैलेंसी कौन पूरी करे, ऑक्सीजन। ऐसे ही CH2 बच गया, बची वैलेंसी कौन पूरी करे, ऑक्सीजन। तो इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया इतना। लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन चलती है तो यहाँ पे H नहीं रहेंगे, यहाँ पे कौन लग जाएंगे, बोलो OH। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा है तो क्या लॉस होगा, बोलो वाटर, तो CO2 प्लस वाटर। ऐसे यहाँ पे OH लगेंगे, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन चलती रहेगी तो बोलो क्या लॉस होगा, यहाँ से भी वाटर लॉस और CO2 लॉस। तो ओवरऑल यहाँ से तो क्या बना, CO2 प्लस वाटर, यहाँ से भी बोलो क्या बना, CO2 प्लस वाटर, और बीच में क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। बोलो कौन बन गया आपका, ग्लाइऑक्सल। तो इस टाइप से देखो ये हम ये शो कर दिया, देखो ग्लाइऑक्सल बन गया, प्लस में क्या बना, CO2 प्लस में H2O, जो भी अभी मैंने आपको अलग से समझा के एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था हॉट KMnO4 के साथ। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर सिंपल हम एयर में हीट कर दें तो क्या होगा, आप जानते हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्कीन, एल्काइन, डाइन्स, हाइड्रोकार्बन, एरीन्स, कोई भी हो, तो CO2 प्लस और H2O आपके वो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओजोनोसिस, ओजोनोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, क्या समझाया गया था, आपके 2 बॉन्ड विल ब्रेक। बोलो कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड विल ब्रेक, 2 बॉन्ड टूटेंगे आपके मल्टीपल बॉन्ड के। तो दोनों साइड से देखो, इधर से भी 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर से भी तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। लेकिन पहले ओजोनाइड बनते हुए दिखाते हैं। देखो ओजोनाइड कैसे बनेगा, देखो कुछ इस टाइप से, ये CH2, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड देखो CH है, CH2। अब क्या करेंगे, देखो ओजोन में 3 ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन नीचे और 2, एक ऊपर 2 नीचे दिखानी होती है, देखो इस टाइप से। तो इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर ओजोनाइड बन गया। ऐसे इधर भी एक ऊपर और देखो 2 नीचे हम दिखाएंगे, देखो इस टाइप से। देखो इस टाइप से ओजोनाइड आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड विल ब्रेक, तो वो 2 बॉन्ड टूटने होते हैं ओजोनोलाइसिस के दौरान। तो इस टाइप से देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हम दोबारा बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर, कोई आपकी स्ट्रक्चर बन गई आपके सामने, ना उसी टाइप से ओजोनाइड बन गया। अब इसके अंदर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, वाटर, या सिंपली वाटर। देखो जिंक के साथ, तो जिंक क्या करता है, ये जो वाई टाइप का देखो इस टाइप से क्लीवेज होगा यहाँ से,
इसी इधर से भी वाई टाइप का देखो ऐसे क्लीवेज होगा। तो ये जो एक ऑक्सीजन बच गई देखो अलग से, इसी O को तो लेके चला जाता है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, या डाइमिथाइल सल्फाइड डाइमिथाइल सल्फोन की फॉर्म में, सल्फर के साथ O अटैच हो जाएगा, जिंक के साथ O ZNO। तो ये जो हिस्सा बच गया वो आपका बन गया, बोलो क्या बच गया आपका, HCHO। देखो HCHO, और दो आपके क्या बचे बीच में, ग्लाइकोक्सिल बच गया। देखो बीच वाला पोर्शन बोलो कौन है, ये तो ग्लाइकोक्सिल है। देखो ये बोलो कौन है आपका, CHO सिंगल बॉन्ड CHO है ना, ग्लाइकोक्सिल। इधर कौन बच गए, CH2O का मतलब ये 2 मोल्स बच गए आपके मिथेनॉल के। तो जो आपके अगर हम जिंक ना डालते तो क्या होता, तो फर्दर ऑक्सीडेशन होती। जो आपके प्रोडक्ट बना है मिथेनॉल, ये मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता, और जो ग्लाइकोक्सिल है ये आपके ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। देखो यहाँ पे क्या लग जाता, देखो मैं इधर भी लगा के दिखा दूं, O ऐसे ऐसे ही इधर भी देखो O बन जाता। तो ये O लग जाए तो HCOH हो गया ना, मिथेनोइक एसिड। मिथेनॉल किस में गया, मिथेनोइक एसिड में। यहाँ पे O लगा दी तो ग्लाइकोक्सिल किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इधर ऑक्सैलिक एसिड में। लेकिन ये कब, अगर इन अब्सेंस ऑफ जिंक, इन अब्सेंस ऑफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो, क्योंकि जिंक क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है देखो ऊपर, उसको ये कंज्यूम कर लेता है, ZNO बना देता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये ऑक्सीजन बची रहेगी, और यही वो ऑक्सीजन होती है जो ग्लाइकोक्सिल यानी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देखो हमने लिखा भी, द फंक्शन ऑफ द जिंक और द डाइमिथाइल सल्फाइड इज टू रिमूव द ऑक्सीजन टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड of or the dimethyl sulfone and stop the reaction at the aldehydic stage. If there is no zinc or the no dimethyl sulfide, the aldehyde will further get oxidized to form the carboxylic acid। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल दिल-जेडर रिएक्शन, जो हमने पहले बताई थी। हमने ये डाइईन ली और ये आपकी इथीन ली। उसी टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो या तो हाइड्रोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक फिशन। देखो ये हाइड्रोलाइटिक फिशन होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से फर्दर शिफ्ट किए अगले कार्बन को। इसके 5 बॉन्ड, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करेगा, अब अगले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वो उसको देगा। क्योंकि शुरू में जब शुरुआत हुई थी तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हुई थी। तो जो एंड वाला कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को दे देगा। तो इस टाइप से साइक्लाइजेशन हो जाएगी। और इस साइक्लाइजेशन के दौरान हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखें। देखो 2 स्पीसी के बीच तो नए बॉन्ड बन गए, प्लस जो आपके ब्यूटाडाइन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच देखो ये जो देखो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे डबल बन जाएगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड थे वो आपके कैसे हो जाएंगे, वो आपके सिंगल हो जाएंगे। देखो कुछ इस टाइप से, जहाँ पे सिंगल था देखो मैंने एरो जो लगा के दिखा रखा है, यहाँ पे बोलो क्या बन गया, देखो ये तो डबल बॉन्ड बन गया। और नए बॉन्ड देखो ये बन गया आपके, देखो मैं रेड कलर से भी दिखा देता हूँ थोड़ा करके। ये न्यू बॉन्ड है जो बना है, ये नया बॉन्ड है देखो जो बना है इस यूनिट के साथ, दैट इज द न्यू फॉर्म्ड बॉन्ड। सो दैट इज द दिल-जेडर रिएक्शन। तो ये जो स्पीसी है ये डाइइनोफाइल कहलाती है। डाइइनोफाइल का जो फाइल का मतलब अट्रैक्शन दिखाए, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट दिखाती है। मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दें, सब्स्टिट्यूशन कर दें इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 के H हटा के आप कोई साइनाइड ग्रुप लगा दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है दिल-जेडर रिएक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड डाइईन है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ दिल-जेडर रिएक्शन, देन इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द डाइइनोफाइल एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन द डाइईन, जिससे आपके जो प्रोडक्ट तो आगे सब्स्टिट्यूटेड बनेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उसकी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ 1,2 प्रोडक्ट और द 1,4 प्रोडक्ट। पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी तो हमने देखा था कि जब भी हम एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, चाहे वो एडिशन हमने HCl की हो, HBr की हो, PrI2 की हो, वाटर की हो, किसी भी चीज की हो, लेकिन उसके दौरान प्रोडक्ट 2 टाइप के बनते, 1,2 प्रोडक्ट और द 1,4 प्रोडक्ट। तो अब देखो उसके एक्सप्लेनेशन कैसे। देखो जब भी कोई रिएक्शन चलती है तो उसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ मेथड के अंदर। अपने वाई एक्सिस के अंदर लेते हैं एनर्जी और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। इस समय के साथ शुरू में समय कितना होता है बोलो, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू बोलो क्या लिखते हैं 0, और जैसे जैसे समय बीतता है तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो शुरू में रिएक्टेंट कौन है ये हमने लिख दिया, देखो लाइन लगा दी, दैट इज मींस यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। आगे आपका कोई देखो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके 2 बनेंगे, या तो 1,2 या 1,4। तो एक बना, ये दूसरा बना, 2 प्रोडक्ट हमने बनते हुए यहाँ पे दिखा दिए। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये हमने रिएक्टेंट लिख दिया, ब्यूटा 1,3 डाइन, देखो डबल सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन हमने ले रखा है रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करें इसके अंदर, वो हम कोई रिएक्शन करते हैं। देखो
मान लीजिए हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, HX के साथ करते हैं, तो देखो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, तो बोलो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो शिफ्ट हुए कार्बन की तरफ और H को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर एकदम से अटैक कर दे आपका, क्योंकि जो H पॉजिटिव अकेला तो है नहीं, इसके साथ बोलो कौन है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, कोई तो होगा। अगर वो एकदम अटैक कर दे तो अंडर नॉर्मल टेम्परेचर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो मीन्स वन टू जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर बड़ी आराम से बन जाता है। इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना और इसी बने हुए कार्बोकेटाइन के ऊपर एकदम से अटैक अगर हो जाए तो क्या हो जाए, इसी के ऊपर अटैक, देखो इसी के ऊपर अटैक कर देंगे ऐसे, मान लीजिए Cl एक्टिव है तो इसी के ऊपर कर दे अटैक, देखो ऐसे, तो बन गया आपका 1,2 प्रोडक्ट। देखो H ऐड हो गया और दूसरे कार्बन के ऊपर Cl, तो दैट कॉल्ड द 1,2 प्रोडक्ट। इट कैन बी फॉर्म्ड इजीली एट द लो टेम्परेचर बिकॉज इट रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर ये अटैक लो टेम्परेचर के ऊपर तो जरूर अटैक करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, देयर अकर्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फर्दर, अगर अटैक ना करे तो पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर शिफ्ट, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, सो देयर इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, और वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर इसके ऊपर अटैक कर दे आपका Cl नेगेटिव, देखो यहाँ पे इस पे भी अटैक कर सकता है, देखो ऐसे, तो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। अगर Cl नेगेटिव इस पे अटैक कर दे देखो यहाँ पे, तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं, लेकिन कौन सा कब बनेगा, 1,2 प्रोडक्ट अगर पहले ही विदाउट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एकदम अटैक कर दे तो 1,2 प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये हमने दिखाया कि यहाँ पे लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देखो इस कम एनर्जी की जरूरत है, दैट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड इवन एट द लो टेम्परेचर, और इस टाइप से ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द 1,2 प्रोडक्ट। यहाँ पे जो Cl नेगेटिव मैंने लिखा, हम यहाँ पे लिख देते हैं X नेगेटिव, चलो किसका अटैक होते हैं हम दिखा देंगे यहाँ पे, X नेगेटिव का। तो देखो ये 1,2 प्रोडक्ट बनेगा और अटैक बोलो हम किसका होता दिखाएंगे, X नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ पे अटैक कर दिया। अब इसके बाद हम दिखाते हैं कि नेक्स्ट मीन्स अगर जो 1,2 प्रोडक्ट है 1,4 तो नहीं बना, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो 1,2 प्रोडक्ट जो बना हुआ है इट स्टार्ट डिसोसिएटिंग, यहाँ से X हट जाएगा और दोबारा से यही कार्बोकेटाइन बन जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी और कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस के द्वारा 1,4 प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। देखो इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, दिखाया ना दूसरा जो कर्व आया है ये 1,4 प्रोडक्ट के लिए, इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी and that high activation energy can be obtained only at the high temperature। इसलिए अगर हम अपनी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर लो रखेंगे तो 1,2 प्रोडक्ट ही बनेगा, 1,4 नहीं बन पाएगा। देखो अब ये 1,4 प्रोडक्ट हमने बनते हुए दिखा दिया, तो ये कब बना, एट द हाई टेम्परेचर, एट द हाई टेम्परेचर। तो देखो हमने क्या लिखा है, एट द लो टेम्परेचर द 1,2 प्रोडक्ट इज स्टेबल, 1,2 प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे स्टेबल है बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 प्रोडक्ट रिक्वायर्स द लो एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच कैन बी अचीव्ड ओनली एट लो टेम्परेचर, बट द फॉर्मेशन ऑफ 1,4 प्रोडक्ट रिक्वायर्स द हाई एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड एट द लो टेम्परेचर। इसलिए 1,4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा एट द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर के ऊपर मेजर प्रोडक्ट कौन, 1,2 प्रोडक्ट, और माइनर कौन, 1,4। और अब हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एट द हाई टेम्परेचर 1,2 प्रोडक्ट इज नॉट स्टेबल, इट स्टार्ट ब्रेकिंग and get converted into the carbocation and which finally gives the 1,4 product and which is highly stable at the high temperature। इसलिए हमने क्या देखा, क्योंकि 1,2 प्रोडक्ट तो एकदम बनता है, देखो जैसे ही H पॉजिटिव ने अटैक किया कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के ऊपर एकदम से अटैक किया X नेगेटिव ने, इसलिए तो हमने कंक्लूजन में लिखा 1,2 प्रोडक्ट इज द काइनेटिक प्रोडक्ट। बोलो कैसा प्रोडक्ट है, काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब जो एकदम से, जो रिएक्शन की रफ्तार पे डिपेंड करता है, एकदम से हो गया आपका, वो काइनेटिक प्रोडक्ट है and it dominates at the low temperature, while 1,4 product is the thermodynamic product, it dominates over the temperature, high temperature के ऊपर जाके बनता है। तो जो टेम्परेचर पे डोमिनेट करता हो, टेम्परेचर की वजह से बनता हो, तो वो तो थर्मोडायनिक प्रोडक्ट है। तो 1,4 प्रोडक्ट इज द थर्मोडायनिक प्रोडक्ट एंड 1,2 टेम्परेचर पे नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बनता है, सो इट इज द काइनेटिक प्रोडक्ट, जो एकदम अटैक होने से बनता है, दैट इज द काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये था इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ, यहाँ पे हमने HX लिया, तो आप चाहे यहाँ पे HCl लेके एक्सप्लेन कर दें, आप Br2 लेके एक्सप्लेन कर दें, आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी के लिए ये कॉमन डायग्राम रहेगा, कॉमन एक्सप्लेनेशन रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आ जाए कि ब्यूटा-1,3 डाइन के अंदर आप HCl लेके एक्सप्लेन करें, तो सेम एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हमने X नेगेटिव लिखा है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, वहाँ पे आप Cl नेगेटिव लिख देंगे, Br नेगेटिव लिख देंगे। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन कॉमन रहेगी।
इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अपनी ब्रिज रिडक्शन, लास्ट रिएक्शन है हमारी, इसके मैकेनिज्म देखेंगे हम। अभी हमने बताया था आपको ब्रिज रिडक्शन में होता क्या है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया रिएक्शन चलती है, जो डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने जरूरी है, पहली कंडीशन आपके रिएक्टेंट के अंदर। कंजुगेटेड डाइन होना चाहिए आपका, या कोई भी और ऐसी स्पीसी हो जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, चाहे रिंग में हो चाहे रिंग में ना हो। ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक में भी चलती है आपकी ब्रिज रिडक्शन। होता क्या है, हमें ब्रिज रिडक्शन के दौरान सिर्फ डाइईन वाला सिस्टम लेना है, मीन्स हमें सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड चाहिए जो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल, अगर और भी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो तो वो आपका अनअफेक्टेड एरिया रहेगा। तो सिर्फ हमें 2 ही डबल बॉन्ड लेने। अगली बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, क्या कहा मैंने, सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड लेने हैं जो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, अगर और भी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट डबल बॉन्ड है तो उसको हम लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ इतने पोर्शन पे रिएक्शन हमारी चल जाएगी। अब होगा क्या, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल हो जाएंगे और डबल बॉन्ड के बीच सिंगल है वो डबल हो जाएगा। देखो ये आपका प्रोडक्ट। अब ये हुआ कैसे, अब देखेंगे मैकेनिज्म। देखो ये हमने लिखा ब्यूटा 1,3 डाई, फर्स्ट स्टेप में सोडियम ने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया। अब क्या हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन है देखो उसका हुआ कैसा फिशन, होमोलाइटिक फिशन, किसी भी एक डबल बॉन्ड काम करते हुए दिखा देंगे। देखो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, कोई भी एक कार्बन जो होमोलाइटिक फिशन से फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है, दोनों कार्बन के पास क्या आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो किसने लिया, जो टर्मिनल कार्बन ने लिया, वो इसलिए लिया टर्मिनल कार्बन, तो ये तो बन गया प्राइमरी कार्बन है। देखो ध्यान, ये तो प्राइमरी कार्बन है। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और द टर्शियरी। ये आपका बना यहाँ पे, बोलो क्या, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। बोलो क्या बन गया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। इसीलिए आप ध्यान दें, हमेशा जब भी जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर ही होता है, क्योंकि उससे एक तो प्राइमरी कार्बन आयन बन गया, और अगर यहाँ पे रिवर्स कर देते तो आपका सेकेंडरी तो कार्बन आयन बनता और प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता, जो कि अनस्टेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है, उससे ज्यादा टर्शरी, और कार्बन आयन में रिवर्स होता है, प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी कार्बन आयन, उससे भी कम टर्शरी आपका कार्बन आयन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आपकी रिएक्शन फर्दर चली यहाँ पे, सोडियम के साथ आप फर्दर देखें उसी टाइप से। देखो दोबारा से दूसरे बॉन्ड का भी ऐसे ही फिशन हुआ, देखो होमोलाइटिक फिशन, तो उससे क्या हुआ, देखो रेजोनेंस होगी यहाँ पे। क्यों होगी, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। बोलो कैसे प्रेजेंट है, जो फ्री रेडिकल बना है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन चली, तो जिसकी वजह से देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, और जिसकी वजह से आपकी रेजोनेंस की वजह से आपका दोबारा से एक नया फ्री रेडिकल बन गया। बोलो प्रोसेस कौन सी चली, आपकी रेजोनेंस। न्यू फ्री रेडिकल इज फॉर्म ड्यू टू द रेजोनेंस प्रोसेस। डिस्पर्सल ऑफ फ्री रेडिकल हो गया है आपका, क्या हो गया, डिस्पर्सल ऑफ फ्री रेडिकल हो चुका है। अब क्या होगा, जो एंड के ऊपर कार्बन है उसके पास अकेले इलेक्ट्रॉन है, फिर से सोडियम इलेक्ट्रॉन के लॉस करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को टर्मिनल कार्बन गेन कर लेगा, वहां पे भी कार्बन आयन बन गया। ये जो कार्बन आयन बन गए यहाँ पे, अब ये क्या करे, हमारे पास बोलो कौन है मीडियम में, अमोनिया। अमोनिया क्या लॉस करेगा, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो दोनों ही एंड के ऊपर क्या मिल जाएगा, बोलो H पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन आयन बनाई अपने इलेक्ट्रॉन, बोलो किसको देगा यहाँ पे, H पॉजिटिव को। एंड सोन ये भी बोलो किसको देगा, ये भी H पॉजिटिव को। तो दोनों एंड के ऊपर H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रिज रिडक्शन। तो ये ब्रिज रिडक्शन का बोलो क्या हो गया आपका मैकेनिज्म। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये तो हमने सिंपल आपके दिखा दिए जो फ्री रेडिकल बनते हुए, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, बोलो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज आल्सो ऑलवेज द ट्रांस प्रोडक्ट। देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, ध्यान देना आप बड़े ध्यान से। मैं इसी स्ट्रक्चर को देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो आता है, ये स्ट्रक्चर जो बनी, उससे पहले क्या हो जाता है कि ये मान लीजिए मैंने दिखा दिया CH2, और इसके पास बोलो क्या है, यहाँ पे ये ऑर्बिटल मैंने दिखा दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो दूसरा होगा ना CH2, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखो ऐसे, ताकि इस कार्बन आयन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में रिपल्शन ना हो। देखो इस टाइप से। सो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द बोलो क्या, रिपल्शन, दीज टू आपके कार्बन आयन, ये जो ऑर्बिटल है जिसके पास आपके लोन पेयर है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अब इसके अंदर ऐड होता है देखो यही अमोनिया, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बोलो ये कैसा बना, देखो जैसे आपको दिख रहा है, ऊपर बोलो कौन था यहाँ पे H, ध्यान से देख ले, नीचे बोलो कौन लग जाएगा यहाँ पे CH3, ऐसे ऊपर बोलो कौन लग जाएगा यहाँ पे CH3, बोलो यहाँ पे कौन लग जाएगा आपका H, बोलो कैसा प्रोडक्ट बना, ट्रांस प्रोडक्ट।
अब ये ध्यान दें कि जब भी हम सोडियम ऑब्लिक में लिक्विड अमोनिया के साथ ब्रिज रिडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ब्यूटाडाइन के अंदर, वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? दैट इज द ट्रांस एल्कीन। बोलो कौन बनेगी यहाँ पे? ट्रांस एल्कीन बन जाती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिज रिडक्शन इन एल्काइंस के केस में। इसमें तो एक ही है जो हमने बताया था, मस्ट कंडीशन है कि 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारा एक्सेप्शन केस आ जाता है कि एल्काइन के अंदर, उसके अंदर तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी ये रिडक्शन चलती है। मीन्स लेकिन किस टाइप से चलती है? यहाँ पे चल जाती है वो रिडक्शन जो हमने पढ़ी थी, मीन्स पार्शियल रिडक्शन हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की स्टेज के ऊपर ही रोकना, वो आपकी पार्शियल रिडक्शन थी। हमने पढ़ा था ना, पैलेडियम BSO4 सल्फर डाल दो तो उससे सिस आपकी एल्कीन बनती है। यहाँ पे ट्रांस बनेगी जैसे अभी हमने देखा। तो देखो मैकेनिज्म देखते हैं। ये क्या हुआ? उसी टाइप से सोडियम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, होमोलाइटिक फिशन, दोनों कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया राइट वाले कार्बन ने। तो देखो आपके कार्बन एन बन गया। दूसरे कार्बन के पास फ्री रेडिकल दोबारा से सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो लेकिन ये दोनों जो आपके नेगेटिव चार्ज वाले ऑर्बिटल है जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में चले जाएंगे ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। ट्रांस डाई रेडिकल बन जाएगा। ट्रांस डाई रेडिकल नहीं रहा, ट्रांस रेडिकल तो पहले था, अब ये कार्ब एनायन बन चुका है। बोलो कौन बन चुका है? ट्रांस कार्बेनाइन, ट्रांस डाई कार्बेनाइन कहते हैं इसको, ट्रांस डाई कार्बेनाइन बन चुका है। रेडिकल तो बचा नहीं ना। तो टू रिड्यूस द लोन पे रिपल्शन। अब देखो वही बात के H पॉजिटिव कहाँ से आए? अमोनिया के अंदर से। तो इस तरह से आपका क्या बन गया? बोलो ये ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं बेंजीन के अंदर ब्रिज रिडक्शन। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे शुरू में हमने बताया कि कंजुगेटेड जब सिस्टम हो तो डबल सिंगल डबल सिर्फ इतना सिस्टम चाहिए। एक्स्ट्रा अगर कोई कंजुगेशन है, जैसे बेंजीन में तो 3 है, तो एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारी मर्जी है कोई भी एक छोड़े। तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो ये सिस्टम हमने लिख दिया। देखो इतना, देखो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ आपके सामने। देखो ये पोर्शन हमने लिया, इस डबल बॉन्ड को हमने अनअफेक्टेड रहने दिया। देखो इसको, फिर तरीका क्या था? ये तो अनअफेक्टेड रहा, देखो इधर वाला। फिर जो बचे हुए थे दूसरे डबल सिंगल डबल, वहां पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, और उनके बीच में जो सिंगल था बोलो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ गया? डबल। तो यही तो बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है अपनी ब्रिज रिडक्शन के दौरान। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैंने बताया वो पोर्शन हमने लिया, तो देखो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन देखो होमोलाइटिक फिशन हुआ इस टाइप से। तो एक कार्बन की तरफ, किसी भी एक कार्बन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस की सोडियम ने वो ले लिए, और इस टाइप से फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा अपने उस पोर्शन के अंदर जो हमने चूज किया है। देखो चूज कौन सा किया हमने? देखो ये पोर्शन चूज कर रखा है, ये इधर वाला। तो देखो ये इधर से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फ्री रेडिकल फिर से बन गया। और जो फ्री रेडिकल बना ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, कहाँ से? सोडियम जो लॉस करेगा। इस टाइप से ये डाई कार्बेनाइन बन गए। तो ये जो डाई कार्बेनाइन बने दोनों क्या लेंगे? H पॉजिटिव आयन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोलो क्या? अमोनिया से। तो इस टाइप से ये आपका क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया बोलो? आपके फाइनल प्रोडक्ट डाइंस बन गया आपके, लेकिन ये कंजुगेटेड डाइंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिज रिडक्शन इन बेंजोइक एसिड। फिर हम देखेंगे ब्रिज रिडक्शन एक ऐसे ग्रुप के अंदर बेंजीन के ऊपर कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो, ये है माइनस आर वाला। देखो बेंजीन के ऊपर हमने कोई ग्रुप लगा दिया, ये माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो इसमें क्या करना है कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि ये माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, थोड़ा ध्यान देना। माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन को छीनना। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रा। तो विड्रा आराम से कर पाएगा। तो इट मीन्स आपका ये वाला जो सिस्टम है, जो वो कार्बन जिसपे CH है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहता है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला हिस्सा आपका इंटैक्ट रहेगा। देखो ये वाला क्लीवेज ऐसे रहेगी ऐसे। तो मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर CH प्रेजेंट है, उसी कार्बन वाला डबल बॉन्ड ब्रिज रिडक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। किस लिए? अब मैकेनिज्म के थ्रू देखो। देखो जो मैकेनिज्म चला तो इलेक्ट्रॉन देखो देखो शिफ्ट हुए किसकी तरफ? CH ग्रुप वाले कार्बन की तरफ। वो कार्बन बेंजीन का वो कार्बन जिसपे CH है, देखो होमोलाइटिक फिशन हुआ तो गया ना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, एक इधर, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया। वो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को गया, एक सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो वहां पे कार्बेनाइन बन गया। देखो वो कार्बन जिसपे CH है वहां पे कार्बेनाइन बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट ऑफ द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द माइनस आर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑफ द CH ग्रुप। तो CH ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है और वो कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कौन करता है? कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक हो गया। अब जो फ्री रेडिकल बना है इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगी।
देखो ये रेजोनेंस टेबल, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट था, तो देखो दोबारा से आपका फ्री रेडिकल बन गया, वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो सोडियम करेगा लॉस, और दोबारा से आपका कार्बन आयन बन जाएगा। कार्बन आयन बने, ये दोनों गेन करेंगे H पॉजिटिव आयन विच इज गिवन बाय द अमोनिया। तो इस टाइप से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बस यही जरूर ध्यान रखना है कि अगर माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच, तो वो कार्बन जिसके ऊपर CH है, उस कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है वो जरूर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा आपके किसके अंदर, बिर्च रिडक्शन के अंदर। लेकिन अगर एनिसोल ले ले, फिनोल ले ले, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो आपका OCH3 ग्रुप जो मैंने दिखाया है, ये आपका एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो कैसा इफेक्ट है, प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या करेगा, ये तो जो नेगेटिव ऐसे कार्बन से इसको अटैच नहीं करेंगे, जैसे CH था जिस कार्बन के ऊपर, देखो ध्यान से देखो, इस CH वाले कार्बन के ऊपर देखो कार्बन आयन बन गया, यहाँ पे हम OCH3 को नहीं लगा सकते, देखो ऐसे OCH3, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को घटा देगा, समझ गए, ये तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, हमें तो स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो इट मीन्स जब भी प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो, तो उसमें क्या होगा कि वो कार्बन जिसके ऊपर आपका प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, उसी कार्बन के ऊपर जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो इसको हमने छोड़ दिया, देखो ऐसे इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी हमें। तो देखो क्या हमने वो डबल बॉन्ड लिया जिस कार्बन के ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच है, प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, उसको हमने छोड़ दिया, तो बचा हुआ जो सिस्टम है वहीं पे चलेगी आपकी बिर्च रिडक्शन। देखो इस टाइप से आपकी रिएक्शन हुई, उस डबल बॉन्ड को देखो हमने अनअफेक्टेड रखा। अब मैकेनिज्म देखो, ये उसी टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन, देखो हमने इस पिछले क्वेश्चन को तो देखो अनअफेक्टेड रखा था, मैंने पहले बता दिया, रीजन हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की उसी टाइप से शिफ्टिंग, तो देखो आपके वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया जो सोडियम ने लिया, फ्री रेडिकल, अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि फ्री रेडिकल कार्बन जिसपे अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो उसी टाइप से होमोलिटिक फिशन के द्वारा रेजोनेंस चली, दोबारा से आपका फ्री रेडिकल बना, फिर सोडियम की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डाई कार्बन आयन बने, और ये दोनों को H पॉजिटिव मिलेगा फ्रॉम द अमोनिया, सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था मैकेनिज्म आपके बिर्च रिडक्शन का। बिर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म आपने कंजुगेटेड डाइईन में देखा, ब्यूटाडाइन में, फिर आपने एल्काइन में देखा, उसके बाद सिंपल बेंजीन में देखा, उसके बाद आपने बेंजीन के ऊपर माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया जैसे CH, उसमें देखा, उसके बाद प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया जैसे मिथॉक्सी, आप सिंपल OH भी लगा सकते थे, फिनोल ले सकते थे, आप फिर भी आप बिर्च रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन ये कॉमन बातें आप जरूर ध्यान रखें। सो दैट इज ऑल अबाउट द डाइईन्स। तो ये डाइईन्स के आपने नोमेनक्लेचर देखी, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, उसकी प्रिपरेशन देखी, और लास्ट में उसकी रिएक्शन, और हमने ढेर सारी आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बताई जिसके अंदर आपके डाइईन्स की इन्वॉल्वमेंट थी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द डाइईन्स।